ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल था, रेगुलेशन था, वो कंपनी को दिखाना शुरू किया। तो पहली स्टेप ठीक है किस तरीके से किया था वो देखते। हुआ क्या था कि 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी इंडिया के अंदर, और तब वहाँ की महारानी ने बहुत सारी फैसिलिटीज, प्रिविलेज, मोनोपोली के राइट्स होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। तो 1673 आप देख रहे हैं 150 साल ऊपर टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे नीड फील करी गई कि अब जो है हमने 150 साल का टाइम जो है कंपनी को फ्री कर दिया, अब कुछ ना कुछ इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड की अब हमारा कुछ कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर होना चाहिए। इस मॉडल के स्टार्ट में स्टार्टिंग फंडिंग जाती है, उसको ग्रो करने दिया जाता है, और फिर एक टाइम आता है जब आप उससे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही जो कंपनी को इंडिया में भेजा गया था वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमाने के दिया गया था, टाइम दिया गया था कि आप अपने आप को नई जगह पे एस्टैब्लिश कर लीजिए। और जब आप अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब टाइम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा रेगुलेशन लाया जाए, तो थोड़ा रेगुलेट किया, थोड़ा कंट्रोल उसको किया जाए। इसके थ्रू क्या गया, देखिए कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंट्रोल तो पहले ही था बट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए आ गया कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी के अंदर आएंगे। ये जो होती है एक गवर्निंग बॉडी, जो कोर डायरेक्टर है, ये एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी के अंदर, जो क्या क्या चीज बताएगी गवर्नमेंट को। देखिए कोर डायरेक्टर का काम कि गवर्नमेंट को बताए इसके कारण रेवेन्यू कितने हुए कंपनी, खर्चे कितने हो रहे हैं, कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर बताओ, मिलिट्री पर कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, सिविल पर कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो ये सारा काम बताता कोर डायरेक्टर का। तो पहले स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, आप चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो यस, पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कंपनी के हुए थे उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ये बात भी ठीक है। बात ये तीसरी कि क्या कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट ऑफ द कंपनी के, उनको अलाउ किया गया प्राइवेट ट्रेड के लिए। देखिए यहाँ पे उनको प्रोहिबिट किया गया था, सर्वेंट ऑफ कंपनी जो है अगर वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने लगेंगे, ब्राइब्स एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली कंपनी की इमेज को हर्ट होगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी हर्ट होगा। तो ये चीज थी पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी, प्रॉफिट दी गई थी। सर्वेंट जो है वो ना ही प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, ना ही ब्राइब करेंगे, और ना ही किसी तरीके प्राइवेट ट्रेड करेंगे नेटिव्स के। तो तीसरी स्टेट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर होगा बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। चलिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के केसेस बता के हैं। स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ पे रेगुलेट करने की 1773 से, के बीच में अमेंडमेंट एक्ट भी आया है 1781 में आएगा वो, उसके बारे में भी हम एमसीक्यू आए। देन पिट्स ये एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, देन वेरियस चार्टर एक्ट 1830 का, 1833, 1853 जो आगे आने वाले वीडियोस में वन बाय वन देखेंगे। पॉसिबल या प्रॉबल जितनी एमसीक्यू यूपीएससी आप पूछ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who the following suggest there is a need of constitution post independence? तो किसने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि लाइन लाइन हम चलेंगे। अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन बी में पूछा जाता है लक्ष्मीकांत की बुक, अगर वो मेंशन किया तो उस पर भी हम एमसी बनाएंगे। जैसे हम रेगुलेशन एक्ट को डिस्कस कर रहे हो, बीच में एक फैक्ट दिया, जैसे यहाँ पर भी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी गई, किसने, इसके ऊपर एक फैक्ट दिया गया था, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चन आया, क्या एम एन रॉय ने ये मांग करी, क्या ये सचिन नेहरू द्वारा दिया गया था, तिलक जी द्वारा या मलंकर जी द्वारा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मिस्टर एम रॉय का आइडिया था, इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर एम एन रॉय जो थे उस वक्त एक पायनियर के तौर पे जाने जाते थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के लिए। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो उस वक्त इंडिया में चल रहा था 1934 में, उसके पायनियर के तौर पे जाने जाते, और इतना अच्छा आइडिया उन्होंने दिया कि जैसे ही इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत आपको पड़ेगी, और ये पड़ी भी थी और हमसे बनाई सही। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसी पर इसके लिए 1946 में बनाई गई थी, और आपको पता है जनवरी 26, 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो पिक्चर में आ गया। तो काफी फॉरवर्ड आइडिया जो था वो उन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रख दिया था। तो इज द करेक्ट आंसर, ये देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर्न रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। वंस अगेन हम दे रहे हैं इसके बारे में तीन स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा गया कि इस फीचर्स क्या थे। चलिए फीचर्स बताएं। इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया था, हो सकता है। इट क्रिएट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट। तो जो बनाए गए इनको सपोर्ट करने के 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, हो सकता है। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। इसने ये कहा एक सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहिए, कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। सोचिए आंसर हो, फिर हमको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करिए पहली स्टेटमेंट की, रेगुलेशन की बात करें तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो उनकी डेजिग्नेशन तो चीज करी गई, लेकिन उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, इसके अलावा जो 2 गवर्नर और होते, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ये जो है वो सबसेंट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये एक चीफ हेड हो गए इनके। गवर्नर जो यहाँ पर बॉम्बे है, गवर्नर मद्रास जो है, ये उनके सबॉर्डिनेट हुए थे, ऐसे यहाँ पे किया गया था। तो बेसिकली गवर्नर बंगाल हुआ करती है, उनकी पावर यहाँ पे इंक्रीज किया गया था। पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट जाती है। क्या वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी 4 लोगों की, तो ये स्टेटमेंट आपकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो दी गई थी उनको। साथ ही अगर बात कीजिए कैलकाटा के अंदर सुप्रीम बनाई गई, यस 1774 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पर, कैलकाटा के अंदर, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और उनके साथ 3 दूसरे जजेस जो थे उनको सपोर्ट के लिए वहां पे रखे गए थे। अगर आपसे पूछी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर बंगाल भी पूछा जा सकता है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी पूछा जा सकता है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के बारे में 3 स्टेट्स दी गई और हमें बताना है कि कौन सी स्टेट करेक्ट। पहली कहिए द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। हो सकता है इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तौर पर ही लाना चाहता है, ये भी सकता है। इट कंबाइन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को इस एक्ट में कंबाइन कर दिया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहली स्टेटमेंट देखिए, क्या इसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। देखिए नाम ही अमेंडिंग है, मतलब किसी चीज में अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट का करते हैं जब कहीं पे भी किसी भी तरीके की कमी होती है तभी उसमें चेंज करते हैं। अमेंडमेंट यही मतलब होता है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, 1773 जो रेगुलेशन एक्ट उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए अमेंडमेंट 1781 लाया गया। इसी वजह से इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आ जाता है। ये 2 स्टेटमेंट्स तो आपकी हो गई ठीक, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या कमर्शियल पॉलिटिक फंक्शन को यहाँ पे कायम किया गया? नहीं। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें कंपनी जो टेरिटरीज होती, मतलब किसी ने कंपनी की जो टेरिटरीज थी पहली बार उसे ब्रिटिश पोजीशन कहा। अभी तक जो ब्रिटिश पोजीशन नहीं आ जाता था, उनकी जो फैक्ट्रीज होती, जितने वो अपने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स बनाते, जितने फोर्ट्स बनाते थे, बट फर्स्ट टाइम किस एक्ट के अंदर उन्हें ब्रिटिश पोजीशन का गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आंसर आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ब्रिटिश पोजेशन का गया कंपनी की टेरिटरीज को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट मिल गया तरीके से कंपनी के अफेयर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देख रहे हैं उनकी टेरिटरीज भी आपकी टेरिटरीज हुई, और उनका पूरा कंपनी का अफेयर है, कमर्शियल अफेयर हो, एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा आपके हाथ में आ चुका है। तो पिट्स इंडिया एक्ट था एक से टर्न पॉइंट था, वो साबित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पूछा गया। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कौन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट, कौन सा था सही। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। एक फाइनल स्टेप आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश इंडिया सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उसके अंदर। हो सकता है इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। हो सकता है लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। सो क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए कनेक्ट करके पढ़िए। हमने रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात की थी, 1773 का था। मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइजेशन की फाउंडेशन यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इंडिया के अंदर सेंट्रलाइजेशन आने की पूरी प्रक्रिया थी, रेगुलेशन एक्ट 1713 से शुरू हुई थी। यहाँ पे फाइनल स्टेप उसका कब आया 1833 के अंदर। तो ये बिल्कुल अब जो एक्ट्स हैं चार्टर एक्ट, इसमें क्या हो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी की और यूपीए आपको स्टेटमेंट बना देगा। अब याद करें अभी हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स से। और यहाँ पे 1823 का वो एक्ट था जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, किसके अंदर मैं था बताइए। अभी मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया 1833 के अंदर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे यहाँ पे विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके पास बहुत ज्यादा सिविल और मिलिट्री पावर जो वो सेंट्रलाइज हो चुकी थी, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हिच इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पूछा है। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कौन सी स्टेट आपकी करेक्ट है, कौन सा आपके इसके बारे में था आपका सही है। पहला, इट डिप्राइव गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया। होता है इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईच कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। ईच कंपनी की जो एक्टिविटीज कमर्शियल बॉडी के तौर पे वो खत्म कर दी गई थी। द चार्टर एक्ट 1833 इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन सिविल सर्वेंट्स। तो जो सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे उस टाइम के 1833 पहले ऐसा कहा जाए कि ओपन सिस्टम नहीं था कंपटीशन, लेकिन इस एक्ट के द्वारा एक ओपन कंपटीशन जो वो सिविल सर्वेंट्स के लिए लाया गया। सो के आंसर का फिर इसको डिस्कस करें। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1833 में हुआ क्या था, आपने देखा कि अभी रिसेंटली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। और पूरी जो मैं आपको बताया सुप्रीम पावर जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी सारी पावर्स थी वो उनके अंदर सेंट्रलाइज हो चुकी थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल के पास थी, फिर तो उसके बाद गवर्नर मद्रास के पास थी, गवर्नर बॉम्बे पास थी। इस वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पास एक्सक्लूसिव पावर हो गई। और डेप्रीविंग किसका हो, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, क्योंकि इनको तो गवर्नर ऑफ बंगाल को ऑलरेडी गवर्नर ऑफ इंडिया में ट्रांसमिट कर दिया गया। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो थे उनकी जो पावर थी उससे उनको डिप्राइव कर दिया गया। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है एक्सक्लूसिव पावर के साथ आगे बढ़ रहे थे। साथ में ही एक और नई चीज हुई 1833 का चार्टर एक्ट। इससे पहले के जो भी एक्ट्स हुआ करते थे चार्टर एक्ट में दूसरे उसमें जो भी चीजें प्रोविंस जो बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता, रेगुलेशन कहा जाता। लेकिन फर्स्ट टाइम 1833 से उनको एक्ट्स कहा जाना शुरू हो गया। ठीक, नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बन चुकी। तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो थी वो ईस्ट कंपनी बन चुकी थी। इससे पहले वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी जानी जाती थी और किस लिए जानी जाती थी, अलॉन्ग विद कमर्शियल एक्टिविटी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए वो जानी जाती थी। लेकिन यहाँ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। बात करते हैं सिविल सर्विस की, तो क्या सिविल सर्विस के लिए ओपन कॉम्पिटिशन शुरू हुआ था। देखिए सिविल सर्विस के अंदर देखिए कहा यह है कि इंडियंस को यूजुअली डीबार नहीं करना चाहिए। ऑफिस है वे इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोजिशन किया कि देखिए ऑफिस जो है हम इंडियंस को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ओपन कॉम्पिटिशन जो था वो नहीं लाया गया था। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ओपन कॉम्पिटिशन की बात करी जाए तो वो तो नेगेशन हो ही जाता है, क्योंकि मना किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है।
अच्छा, इसके अलावा सेकंड स्टेट की बात करें, क्या यहाँ पे ईस्ट कंपनी थी एज ए कमर्शियल बॉडी, उनकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। तो अभी ने देखा है उनकी एज ए कमर्शियल बॉडी एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी क्योंकि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। पहले स्टेट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव किया गया था क्योंकि वो तो गवर्नर ऑफ इंडिया में उनको ट्रांसमिट किया गया था, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर मद्रास थी उनकी जो पावर थी उनसे को वंचित कहा गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि चार्टर एक्ट 1853 की बात कर रहा है। चार्टर एक्ट 1853 के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। जो भी चार्टर की सीरीज रही थी 1813 का आया, 1823 का आया, तो उसके अंदर ये आखिरी होता है। इट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे और उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन उसको पहली बार अलग किया गया हो सकता है। इट फेल टू इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पर ये जो हमने 1823 का एक्ट था जो फेल हो चुका था, यहाँ पे कहा कि 1853 का एक्ट था वो भी फेल हुआ ओपन सिस्टम आने के लिए, सिविल सर्विस के अंदर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम आने के लिए हो सकता है। सोचिए आंसर होगा, डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। दिस वाज लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर। देखिए चार्टर की सीरीज 1793 स्टार्ट हुई और 1853 तक गई। 1853 में चार्टर एक्ट आया, आखिरी चार्टर एक्ट आप कह सकते हैं। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं कि क्या सिविल सर्विसेज जो ओपन कॉम्पिटिशन उसको इंट्रोड्यूस करने, ये फेल हो गया। देखिए वो क्या था, 1833 के अंदर अटेम्प्ट किया गया कि ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए सिविल सर्विस के लिए, इन इंडिया को भी अलाउ करना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट डायरेक्टर ने अपनी टांग अड़ाई और इसको होने नहीं दिया, लेकिन हमें सफलता मिली आफ्टर 20 ईयर्स 1853। सोच सकते देख सकते हैं इतने लगी हैं अभी ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम में। तब तो यहाँ पे हमें एग्जाम भी देने दिया जाता था, और जब ये एग्जाम देने शुरुआत हुआ तो एग्जाम देने के लिए भी लंदन जाना होता था, और उनको एग्जाम भी ऐसे सिलेबस का होता जिसमें लैटिन भाषा पूछी जाती थी, और सिलेबस का था वो ब्रिटिश के हिसाब से ही बनाया गया था। तो हमें उनके एरिया में जाकर उनकी कंट्री में जाके उन्हीं का सिलेबस पढ़ के उनको डिलीट करना होता उस एग्जाम में। और काफी सारे इंडियंस ने ऐसा करके भी दिया। जो हमारी आज की प्रिपरेशन है उस टाइम की कंपैरिजन तो कुछ भी है, क्योंकि हमें अपने इंडिया के बारे में पढ़ना है और अपना एग्जाम का सेंटर जहां भी भर सकें। ऐसा नहीं हमें किसी दूसरी कंट्री एग्जाम देने के लिए जाना है, वो किसी दूसरी कंट्री का सिलेबस पढ़ के। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अभी यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो यहाँ ओपन कॉम्पिटिशन में हमें सक्सेस मिली थी। 1853 के अंदर ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से पहली जो हमारी थी लेकिन तीसरी हमारी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेट को देखते हैं। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, यहाँ पे सेट करेंगे फर्स्ट टाइम। तो पहली हमारी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। किस तरीके से ये गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी। बेसिकली वो क्या था, जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स ऐड करे गए, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स आ जाता था काउंसिल के अंदर। तो जब 6 मेंबर्स ऐड किए गए, एक तरीके से सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो बन के बाहर निकली थी, जिसको दूसरी टर्म में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर जाना जाने लगा। एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट। तो देखें कि पहले क्या किया, 6 मेंबर्स को ऐड किया गया और एक तरीके से फिर सेपरेट बॉडी में जिसे मिनी पार्लियामेंट के तौर पर जाना जाने लगा। जो लेजिस्लेटिव विंग थी काउंसिल की, जिसे मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, इसका सेम प्रोसीजर था जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट होता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे ही लॉज पास किए जाते, एक्ट बना करते, इसका भी सेमी प्रोसीजर था इस मिनी पार्लियामेंट का। तो ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेशन इस वजह से फर्स्ट टाइम एक सेपरेट फंक्शन बन चुका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। विद द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस के लिए उस टाइम एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी? एग्जाम पहले पूछा जाता है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 1854 में बनाई गई, जिसके ऊपर कुछ पूछे चुके हैं। क्या वो एंटी कमेटी थी, एमसे थी, मेटका थी, मैकॉले थी? सोचिए आंसर वो फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सिविल सर्विस यहाँ पे मैकॉले कमेटी थी, इसको बनाया गया था। इसके बारे में और चीज हम आगे आने वाले व्यूज में देंगे, अभी फिलहाल नहीं मेंशन किया गया था इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आज लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन चार्टर एक्ट 1853 की ओर है। पूरे चार्टर एक्ट 1853 पर कौन सी स्टेटमेंट की करेक्ट है? पहली आती है, इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। तो इस कंपनी जो रूल उसको एक्सटेंड कर दिया गया और उनको कहा गया कि जो इंडियन टेरिटरीज उनकी पोजीशन में उनको अपने पास रखिए, लेकिन किसी ट्रस्ट ब्रिटिश क्राउन के। सेकंड, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया, ये भी सकते हैं। और 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर जो 6 नए मेंबर्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंसेस गवर्नमेंट और मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। उन 6 में से 4 लोग थे, उनको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी किस मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा की, उन्होंने अपॉइंट किया था। सोचिए आंसर हो, फिर इसको डिस्कस कर लें। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं एक खासियत आपको बता देता हूँ। चार्टर एक्ट जो हमारा 1853 का है, देख इससे पहले जितने एक्ट आए था वो 20-20 साल का टाइम पीरियड जो है वो देते थे कंपनी को कि 20 साल के आपका पीरियड एक्सटेंड करें। जैसे 1813 में किया गया, फिर 1823 में 20 के बाद फिर किया गया, फिर 1853 आया। लेकिन 1853 में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। इससे ये इंडिकेट मिला जब 20 का एक्सटेंड नहीं दिया जा रहा है, जो पीछे एक्ट दिया जा रहा है, हो सकता है कहीं ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि अब कंपनी का रूल है, कंपनी का जो यहाँ पे आप कह सकते डोमिनेशन है वो कोई भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ये वहाँ की पार्लियामेंट सोच रही है। ठीक है, चलते हैं पहले यहाँ पे स्टेट पे। कंपनी का जो रूल वो एक्सटेंड किया गया और आ गया इंडियन टेरिटरीज को रखिए अंडर ब्रिटिश। ये स्टेट आपकी ठीक है, ऐसा किया गया था। साथ में फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया, ये स्टेट भी ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे जो टीम मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल में, उसमें से 4 उनको अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की, जिसका नाम था मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। सबने एक-एक मेंबर्स भेजे होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है ठीक है। तीनों स्टेट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाता है सी। हमारे यहाँ चार्टर एक्ट 1853 जो है वो भी कंप्लीट
चलिए, हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम लक्ष्मीकांत की जो प्री बुक है उसको कवर कर रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस सूत्रा और रैंक 577। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर टॉपिक्स हम करने वाले हैं। पहले चैप्टर पे हम लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, उसमें आगे चलते हुए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 को देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चार्टर 1853 तक कवर कर लिया था। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट 2 देखेंगे यहाँ पे। देन इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में भी बात की जाएगी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के बारे में बात की जाएगी, काउंसिल एक्ट के बारे में जो 1892 का है और काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। देन फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक काउंसिल को ज्वाइन, उसके ऊपर एक एमसीक्यू है, पोर्टफोलियो सिस्टम एंड सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में इस वीडियो में बात करी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तौर पे जाना जाता है, हो सकता है। इट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें जो जीआई दैट इज गवर्नर ऑफ इंडिया थे उनको वाइसरॉय कहा जानेगा, ये भी हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, इट इनिशिएटेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो भी इस एक्ट में स्टार्ट किया गया। सो क्या आंसर होगा, फिर इसको कनेक्ट करके पुराने क्वेश्चन कनेक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहली जो स्टेटमेंट है द एक्ट नोन एज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ये हुआ था। देखिए 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, कुछ लोग रिवोल्ट कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, इट वाज इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसके बाद गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि देखिए अगर आप इंडिया में रूल करना है तो डेफिनेटली जो यहाँ के लोग हैं उनको अच्छे से एक अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो रिवोल्ट को फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने सोचा कि अगर हम अच्छी गवर्नमेंट प्रोवाइड करें तो हम अपने सब्जेक्ट्स को, मतलब हम लोगों ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 लाया गया, जिसको गुड गवर्नमेंट एक्ट आ गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए जो कि पहले के एक्सप्लॉइटिव प्रोविजन से कुछ डरते हैं। अब बात करते हैं सेम स्टेटमेंट की। देखिए मैं आप पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते हैं, फिर आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फिर आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन फाइनली वाइसरॉय। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ना, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ऐसे ही पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे। ये नाम मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे जब इस चीज़ के बारे में बात हो तो एकदम आपके दिमाग में आना चाहिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। तो ये ना आपको एकदम से याद नहीं चाहिए, अदरवाइज चीज़ों को कनेक्ट नहीं कराएंगे। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं आ रही हैं तो आप रेकमेंड वो पुराना वीडियो दोबारा से देखिए, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें, ये जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन चेंज हुई थी, एक हुई थी, ठीक है, और ये किस एक्ट के अंदर हुई थी भी आपको पता होना चाहिए। क्या डायरेक्ट 1833 में हुई, 53 में हुई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय। यस, 1858 के अंदर जो जीआई हुआ करते थे, जिसको आपको याद होगा, मैंने बताया कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर इनको दी गई थी, और जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे वो इनके सब्सिडियंट हो गए थे। साथ में ही इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे इनका जो नॉमिनेचर था वो वाइसरॉय हो गया था। तीसरी स्टेट देखते हैं, क्या इट इनिशिएटेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट। देखिए इनकरेक्ट हो जाए, रीजन ये है क्योंकि डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम था जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि सी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी से काउंसिल एक्टिविटीज, देन थे बोर्ड कंट्रोल, बी से बोर्ड, बी से ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल अफेयर्स जो देखते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ तो पहले ही आ चुकी थी, तो दोबारा क्यों आई, तो ऑफकोर्स 1858 के अंदर इस प्रैक्टिस को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो तीसरी स्टेट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पे बाकी जो नया ऑफ बनाया गया वो था वाइसरॉय का, वॉइस ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो अगर लंदन के अंदर ब्रिटिश क्राउन तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट इंडिया में कर रहा था, इट्स वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। वहाँ नाम इतने कंफ्यूजिंग हो जाएंगे बिकॉज फर्स्ट ऑफ समथिंग बहुत से नाम हो जाएंगे आपके पास और फिर कंफ्यूज हो सकता है। क्या लॉर्ड कैन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, विलियम हॉकिंस थे, लॉर्ड कर्जन थे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करें। देखिए बेंट तो वहीं से हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस करके गवर्नर ऑफ इंडिया। चलिए, तो करेक्ट आंसर लॉर्ड कैनिंग, ए इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाइसरॉय जो 1858 में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर वाइसरॉय बनाया गया वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट कौन थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट और लास्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 जिसे गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता था, उसके बारे में पता कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही। पहली कहती है, इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो नया ऑफिस था वो क्रिएट कर दिया के अंदर, हो सकता है। एंड एडवाइजरी काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई, ये भी होता है। द एक्ट ऑफ 1858 वाज लार्जली कन्फाइंड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 था वो लार्जली इस चीज की बात कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंप्रूव कैसे ला जा सकती। सोचिए आंसर होगा, 3 स्टेट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 देख सबसे पहले सबसे इजी स्टेट को पकड़ी ताकि एलिमिनेशन का मेला आपके लिए आना हो जाए। मैं आपको बताइए, अगर आपको एग्जाम में याद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, तो तीसरी स्टेट तो कॉमन सिकल स्टेटमेंट है कि इसका मेन जो पर्पस था वो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ऑलरेडी मिटनी को दे चुके थे, वोल्ट को दे चुके थे, उनको पता कि अगर अभी हम इंडियंस को एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं दे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो वो रिवोल्ट्स में दोबारा हो सकते हैं और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर को हमें अपना रोकना पड़ेगा। तीसरी स्टेटमेंट आती है, इस वजह आंसर क्या हो सकता है आपका, या ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी तो होगा एलिमिनेट। तो इस तरीके से एलिमिनेट करते जाइएगा। अब बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया था, तो जीएस के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया था और ये जो ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और पूरा कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पूरी पावर इसको रखी थी और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई।
इस 15 मेंबर्स थे क्योंकि आपको देख रहे हैं ये न्यूक्लियर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, और इस काफ़ी ज़्यादा पावर ये होल्ड करके रखे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है इसका मेन पर्पस है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग इन चाहिए होंगे जो अपने एरिया एक्सपर्ट हो इसको एडवाइस करने के लिए। ऐसे 15 लोगों का एक काउंसिल जो था वो बनाया गया। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, कि 3 ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करते हैं। तो 1858 का गुड गवर्नमेंट एक्ट था वो हमारा हो गया। अब हम आते हैं 1861 एक्ट पे। इसमें पूछा गया कि आपको बताएं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन बाय इन्वॉल्विंग देम इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके दी जा रही है, बाय इन्वॉल्विंग इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसके अंदर इंडियंस को इन्वॉल्व करके एक तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी। होता है इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। 1801 का जो एक्ट था इस सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। हो सकता है इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल। इसने क्या किया, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में जो थी वो एस्टैब्लिश कर दी। सोचिए क्या आंसर होगा, 3 स्टेटमेंट्स देखिए आप। चलिए समझना हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 आया इस चीज़ के इंडिया को खुश करने के लिए, ठीक है, और गुड गवर्नमेंट की बात की गई। सिमिलरली उसके बाद काउंसिल एक्ट 1861 आया गया। यहाँ पर भी पैसिफिकेशन की जो पॉलिसी थी इंडियंस, मतलब हमें ऐसा ना लगे कि अंग्रेज जो है वो एक्सप्लोटेटिव हो अपनी रूलिंग के अंदर। इस वजह से उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है इंडियंस को हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करते हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारा जो रूल है, हमारा जो यहाँ पूरा हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो ऐसे नहीं करें। इंडियंस गिवन रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी लेकिन इट वॉज नॉन ऑफिशियल पोजीशन। तो नॉन ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर हमें रिप्रेजेंटेशन दी गई, हमें ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी। ध्यान रखिएगा वायसरॉय जो होते थे वो नॉमिनेट करते थे कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, और जो उनकी काउंसिल जो मैंने आपको बताया था जो उनको काउंसिल दी गई थी यहाँ पे उसको एक्सपेंड किया गया था बाय एडिंग दिस नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स। इन इंडियन मेंबर्स को ऐड करके उनकी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करके उनकी जो काउंसिल थी उसको एक्सपेंड किया गया था। काउंसिल कौन कौन आए थे, 1861 के अंदर आया था काउंसिल, उसके 1892 में आया था और 1909 में आया था। ठीक, अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, सेक्स स्टेटमेंट की। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन जो 1733 रेगुलेशन से स्टार्ट करी गई, 1833 तक जाते जाते इसको खत्म कर दिया गया था। आपको याद होगा पूरी चीज मैंने आपको बताई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, बोर्ड कंट्रोल होते थे। ये जो डुअल सिस्टम गवर्नमेंट बनाया था इसके सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि सेंट्रलाइजेशन कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस वजह से सेंट्रलाइजेशन खत्म कर दिया था। जब 1833 में आइडिया डिसबैंड कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, आपको लगता है कि कुछ 30 साल के बाद दोबारा से रिवाइव जाएगा, नहीं, यहाँ रादर ये डिसाइड किया कि हम डिसेंट्रलाइज करें। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया था वो पिक में आ चुका था और धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो पाता। सो इट इनिशिएटेड किसने, काउंसिल एक्ट 1861 ने डिसेंट्रलाइजेशन कब से स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में देखा, बॉम्बे और मद्रास इन प्रेसिडेंसी जो पावर दी गई थी, एक्सक्लूसिव पावर दी गई थी बंगाल को, वो इनको वापस कहीं शुरू करी थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था, सेंट्रलाइजेशन का नहीं। सेकंड स्टेटमेंट इनराइट हो जाएगी। थर्ड, इट आल्सो प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। तो क्या नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल के लिए बनानी शुरू कर दी गई थी। ये स्टेटमेंट ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल बनाई गई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, पंजाब की। ये 1862 1866 एंड 1887 में बनाई गई थी। तो बंगाल कब बनाई थी, 1862 के अंदर। तीसरी स्टेटमेंट हमें ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट की करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर लॉर्ड कैनिंग के ऊपर है। लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वाइसरॉय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिलेक्ट एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन 1862। मैंने आपको बताया था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियन को जगह दी जाएगी, ठीक है, और इन इंडियंस को कहाँ पे किया जाएगा, जो काउंसिल थी कि वाइसरॉय की जो काउंसिल थी उसके अंदर एक एक्सपेंडेड काउंसिल बन जाएगी। तो पूछा कि इन दिनों में से कौन कौन से लोग ऐड कर गए थे। राव बनारस, महाराव पटियाला, सरदार राव, 3 नाम दिए गए। सोचिए आंसर हो। चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा ए, क्योंकि तीनों लोगों ही जो वाइसरॉय की एक्सपेंडेड काउंसिल थी एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, एज नॉन ऑफिशियल इंडियन, इनको ऐड किया गया था। लेकिन आपने इन 3 के बारे में पढ़ा हो, क्योंकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इन्होंने कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट की नहीं वहाँ पे। इनको तो समझ भी नहीं आता कि वहाँ चल क्या है। जो ये मीटिंग्स होती यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती, यहाँ दे वर मेनली द पब्लिक, बस बैठ के वहाँ पे ब्रिटिशर्स को सुनते रहते, ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच क्वेश्चन हो 6। क्वेश्चन 6 काउंसिल एक्ट ऑफ 1890 की बात है और पूछ कि कौन स्टेटमेंट इस काउंसिल एक्ट के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट है इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो इस एक्ट ने नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया। होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल वर गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट। लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको बजट डिस्कस करने की पावर मिल चुकी थी। ये भी हो सकता है। द एक्ट यूज द वर्ड इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इलेक्शन जो शब्द है, जो वर्ड है, इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। सोचिए अभी हमने पुराना 1861 का काउंसिल एक्ट को डिस्कस किया और वहाँ आपने देखा कि एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल किया गया। अब 1892 में क्या किया गया हो। देखिए पुराने काउंसिल एक्ट में 1861 में हमने देखा था कि जो काउंसिल्स होती है उसमें ब्रिटिशर्स होते और इंडियंस होते थे। इंडियंस को बेसिकली पैसिफिकेशन के उनको ये इंट्रोड्यूस किया गया था गुड गवर्नमेंट के बाद कि हम लोग आपको भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब हमारी जो रूल है आपके ऊपर वो अच्छा है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी है, ऐसा ब्रिटिशर्स साबित करना चाहते थे। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स वो ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड करते थे और इंडियन नॉन ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड करते थे। ठीक है, वाइसरॉय जो थे वो इंडियंस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि क्या नंबर इंक्रीज किया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर। जी हाँ, यहाँ नॉन ऑफिशियल मेंबर का नंबर तो इंक्रीज किया गया, लेकिन ऑफिशियल मेंबर का जो नंबर था वो नॉन ऑफिशियल अभी भी ज्यादा था। तो पहले तो ज्यादा था ही, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इनके नंबर को इंक्रीज करने के बाद भी, नॉन ऑफिशियल के नंबर को इंक्रीज करने के बाद भी ऑफिशियल का नंबर अभी भी ज्यादा था। तो पहले स्टेटमेंट ठीक हो जाती। लेजिस्लेटिव काउंसिल गिवन पावर टू डिस्कस द बजट। तो यहाँ पे बजट को डिस्कस करने की पावर थी वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी गई। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक जाती है।
थर्ड स्टेटमेंट आते हैं तो क्या इलेक्शन शब्द का यूज किया गया। देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियंस होते थे इनको चूज करने के लिए वेरियस प्रोविजंस जो इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजन थे उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करना शुरू कर दिया गया था। कहाँ पर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। लेकिन इलेक्शन जैसा शब्द कहीं भी यूज नहीं किया गया था अब तक 892। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे काउंसिल एक्ट 1909 की थ्योरी मैंने बताया, 3 काउंसिल एक्ट थे, 1861 का, उसके बाद 892 का जो हम डिस्कस करते हैं, देन 1909 का। पूछा कि कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस काउंसिल की। पहली कहती द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। तो जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल उसमें जो नंबर था किस मेंबर्स का 16 से 60 कर दिया गया। हो सकता है इट अलाउ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। तो यहाँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो अभी तक मेजॉरिटी नहीं गई थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऑफिशियल मेजॉरिटी, नॉन ऑफिशियल इंडियंस जो थे उनकी संख्या कम थी, यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो थी वो अप्रूव कर दी गई थी। हो सकता है द मेंबर वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो जो मेंबर थे उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अभी तक अलाउड नहीं था। सोचिए क्या आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आपको आपने सोच लिया होगा इस आंसर के बारे में। अब देखते हैं कि काउंसिल एक्ट 1909 जिसको आपने पढ़ा ही हो जरूर कि इसे मोर फेमसली मॉर्ले मिंटो फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो मॉर्ले मिंटो फॉर्म में मॉर्ले कौन थी, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो कौन था, ही वाज द वॉइसरॉय। और वॉइसरॉय सपोज सिलेक्ट, वॉइसरॉय जो था वो सिलेक्ट कर दे किस, जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। अभी तक देख रहे थे ऑफिशियल मेंबर होते वो नॉन ऑफिशियल से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो ये चीज़ मेंटेन करेगी, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर जहाँ पे यूनिफॉर्म प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता था, नंबर भी अलग अलग होते थे, वहाँ पर नॉन ऑफिशियल जो थे उनकी संख्या ऑफिशियल से ज़्यादा हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था, हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं, सेंट्रल अंदर नहीं, लेकिन प्रोविंशियल के अलाउड करी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट। यहाँ पे जो संख्या थी सेंट्रल के अंदर 1660 कर दी थी, पहले स्टेटमेंट आप ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड था, यस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट था वो दे दिया गया था। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफिशियल मेजॉरिटी थी गई कहाँ पर, सेंटर के अंदर, नॉन ऑफिशियल प्रोविंशियल के अंदर, देन सप्लीमेंट क्वेश्चन अलाउड कर दिया गया। अब बात आई क्वेश्चन की पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे काउंसिल 1909 के नाम भी पूछा जा सकता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म 1909 के नाम से पूछा जा सकता है, कोई किसी भी तरीके से आंसर आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉइसरॉय एंड गवर्नर। तो पहला इंडियन ऐसे कौन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको ज्वाइन किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, मोतीलाल नेहरू, सत्येंद्र शाह सिन्हा, अंबिका चरण मजूमदार, बिशन नरेंद्र। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो वॉइस एंड गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद। 20 करेक्ट आंसर। एक बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता होने चाहिए। पीएससी के एग्जाम की बात करें या फिर अदर देन पीएससी के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ ही ऐसे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी के अंदर कई बार स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो काफी फैक्ट होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो यूपीएससी के अंदर होते हैं इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज होते हैं, तो आपको दोनों को ही कर करके जाना है। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पूछा गया विद द फॉलोइंग एक्ट गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। तो कौन सा एक ऐसा एक्ट था जिसने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया। क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जिसे हम गवर्नमेंट एक्ट कहते हैं, काउंसिल ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, या वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स वाला। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए 858 में आपका गवर्नमेंट एक्ट है। इसके बाद ये बता गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका जो ऑफिस वो वॉइस का ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरे का ऑफिस बन गया, कौन बने वाले वॉइस, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने आते ही एक पोर्टफोलियो सिस्टम को लेके आए अब 1859 के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी तक ये पोर्टफोलियो सिस्टम ये रिकग्नाइज नहीं। पोर्टफोलियो सिस्टम में ये होता है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो इसको आज के टाइम में पोर्टफोलियो कहते हैं, वेरियस जो आपके काउंसिल के मेंबर्स हैं वो चलाते हैं। तो यहाँ पे 1859 के लिए लेके आते जिसको 2 साल के बाद काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1862 जो था इसमें रेगनेशन गई थी। तो यहाँ पे आंसर तो होगा आपका बी। यहाँ पे हुआ था, एक बार देख लेते हैं। ये इस एक्ट के आने के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के रिकग्नाइज करने के बाद हुआ क्या, जो वेरियस पोर्टफोलियो थे मतलब इस जो डिपार्टमेंट्स थे गवर्नमेंट के वो काउंसिल को दे गए। तो वेरियस यहाँ बी में वॉइसरॉय है, ये इस काउंसिल, ठीक है। और ये वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है वो काउंसिल चलाई हैं और वॉइसरॉय जो है वो इसके ऊपर फाइनल ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बनाया गया था। अब आज काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 के अंदर और चीज के अंदर इसने वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर भी दी थी। ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर ये थी कि अगर वॉइसरॉय और उनकी काउंसिल आपस में अग्री नहीं करें, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी अगर कॉन्फ्रेंस नहीं है, विदाउट द कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव काउंसिल इमरजेंसी के टाइम के अंदर वॉइसरॉय चाहे तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मतलब वॉइसरॉय जो है अगर अपनी काउंसिल से सहमति नहीं रखते हैं, उनकी काउंसिल उनसे सहमति नहीं रखती है, तो ऑर्डिनेंस जो है वो वॉइसरॉय इशू करने की पावर रखते हैं, जिसकी लाइफ होगी 6 मंथ, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो था बेसिकली ये पोर्टफोलियो सिस्टम के जाना जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज कंसर्निंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कांसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मुस्लिम्स के लिए जो ये बेसिकली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन था वो कौन सा एक्ट लेकर आया था। क्या काउंसिल एक्ट 1909 था, 1861, 1892, 1990। सोचिए आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए कनेक्ट करके पढ़ेंगे इसको दोबारा। आपको पता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुए थे, मॉर्ले मिंटो
मौलिक कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो कौन था? वॉइसरॉय। वॉइसरॉय ऑफिशियल मेंबर्स को सिलेक्ट करता था, ओवर जो पावर थी वो वॉइसरॉय के पास सेंट्रलाइज रहती। मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट नाम से जाना जाता है। किस तरीके से? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, अब क्यों उनको ऐसा नाम क्यों दिया गया होगा? डेफिनेटली इसने अपना कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये नाम को दिया गया। तो यहाँ पे जो आपका 1909 का एक्ट, जिसे मॉर्लेमेंट रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉर्लेमेंट एक्ट कहते हैं, तो वहाँ पे ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, क्योंकि ये इन्हीं की कारीगरी, ये लोग मॉर्ले एंड मिंटो क्या लेकर आए थे? लीगलाइज्ड कम्युनिज्म का कांसेप्ट लेकर आए थे। लीगलाइज्ड कम्युनिज्म क्या था? इसके अंदर मुस्लिम थे, उनके लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन बना दिया। मतलब मुस्लिम मेंबर्स जो होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा? जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको मुस्लिम वोटर्स ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है 1909 में मौलवी मिंटो लेके आए, और यहाँ पे मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। क्यों क्या आए थे? क्योंकि ये बाइफरकेट करना चाहते, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एनिमिटी, जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, उस और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते थे। तो ये पूरा एजेंडा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में जिसमें लक्ष्मीकांत की बुक को कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 3। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, इंडिया रैंक 77। अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे थे और हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी करे हैं इसके ऊपर, और तीसरे लेक्चर के अंदर, तीसरे वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 जो मॉर्लेमेंट रिफॉर्म्स या मॉर्लेमेंट 1909 उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में, सब कमीशन के बारे में भी एमसीक्यू है, कम्युनल बोर्ड के ऊपर 1935 का जो है उसके ऊपर एमसीक्यूज हैं, और बाइकैमरलिज्म के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, और ये जब फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया गया था उसके ऊपर एक एमसीक्यू है, देन इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में भी एक एमसीक्यू है। चलिए चलते हैं आगे आपको, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के बारे में, और इसको मॉन्टेग जेम्स रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे 1909 के बाद मॉर्लेमेंट थे 1990 में आए। तो यहाँ पे आप बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा था आपका सही है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, वो बंदे के। पहले थी रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के ऊपर से जो सेंट्रल कंट्रोल था उसको रिलैक्स कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। हो सकता है प्रोविंसेस अलाउड मेक लॉज इन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। तो प्रोविंसेस जो है उनको अलाउ कर दिया गया था एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कि चाहे वो अपनी लिस्ट में लॉज बना सकते हैं। हो सकता है द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट चेंज्ड टू बी प्रोविंशियल। तो जो अभी तक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चल रहा था वो प्रोबेबली सेंट्रलाइज था, उसको प्रोविंशियल कराया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ देख लें इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने आपको पहले बता दी, इसको मॉन्टेग जेम्स रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो होता है उसके स्टेट का होता है, दूसरा का वॉइसरॉय होता है। ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे लॉर्ड जेम्स जो थे वॉइसरॉय थे, और मॉन्टेग जो थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो क्या इसने सेंट्रल का कंट्रोल प्रोविंस के ऊपर से थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था? यस। इसने किया क्या? बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको डिमार्केट करता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं वो सेंटर के हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टेट या प्रोविंस के हैं। ठीक है, ये अपने दोनों के सब्जेक्ट्स ही अलग करिए, तो सेंटर का कंट्रोल था स्टेट के ऊपर से काफी हद तक कम हो गया अपने अभी। तो यही चीज इसके अंदर करेगी, सेंटर का कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर काफी हद रिलैक्स हो चुका। रीजन क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट्स जो थे वो अलग अलग करे गए थे। सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर ऑथराइज कि अगर सेंटर का लेजिस्लेचर चाहे तो अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट में अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को लेकर लॉज बना सकता है। सिमिलरली प्रोविंसेस जो है वो अपनी लिस्ट में अपने सब्जेक्ट्स को लेकर लॉज बना सकते हैं। सो प्रोविंसेस आर अलाउड टू मेक लॉज इन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। यस, सेंटर के पास अपनी लिस्ट, उनके अपने राइट्स थे अपने इसमें लॉज बनाने के लिए। सिमिलरली प्रोविंसेस के पास अपने राइट्स थे। चलिए अब बात करें तीसरी स्टेटमेंट की। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या प्रोविंशियल किया गया था? ये आप देख रहे हैं कि प्रोविंस को काफी सारे राइट जा रहे हैं, उन लिस्ट सब बना दी, कहाँ अपना लॉज बना सकते हैं, अपनी लिस्ट के अंदर कुछ भी आप नया रोल लेके आना चाहते हैं वो भी करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अभी भी चेंज नहीं किया था। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो था यूनिटरी था पहले, और अभी भी यूनिटरी चल रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा 1919 के जो आप गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था इसके अंदर काफी सारे जो राइट्स थे वो प्रोविंसेस को दिए गए, काफी अथॉरिटी दी गई, काफी ऑटोनॉमी दी गई, अपनी एक रिस्पेक्टिव स्टेट्स दी गई। लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर वो चीज नहीं किया गया, वो यूनिटरी है। ध्यान रखिएगा। अगस्त 20, 1917 एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर किया फर्स्ट टाइम कि इसका जो ऑब्जेक्टिव वो है ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस से लेकर वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पे आ रहे हैं, और उसके अंतर्गत ही ये जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 था वो लाया गया था। तो आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स लेके आपको ट्रांसफर सब्जेक्ट पर एडमिनिस्टर है। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन एडमिनिस्टर करता था? क्या वो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद एड फ्रॉम मिनिस्टर की हेल्प से? हो सकता है गवर्नर ओनली, सिर्फ गवर्नर ही इस चीज को एडमिनिस्टर करता था। गवर्नर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से ऐसा किया जाता था। हो सकता है या फिर नन ऑफ में कोई और अथॉरिटी जो इसे एडमिनिस्टर करती थी। सो क्या आंसर हो, फिर इसको डिस्कस करें। चलिए देखिए, हमने आपको भी बताया पहले दो क्वेश्चन के अंदर सेंट्रल लिस्ट एक प्रोविंशियल थी। सेंटर के अंदर सेंटर के सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल के अंदर प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, लेकिन प्रोविंशियल लिस्ट को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे और साथ में ही रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या थे वो देखेंगे, रिजर्व क्या थे वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स मतलब ऊपर वाले सब्जेक्ट इनको कौन एडमिनिस्टर करता? देखिए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर गवर्नर करता था विद हेल्प ऑफ मिनिस्टर। ये इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा सिस्टम था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स, ये 2 टाइप सब्जेक्ट्स पर थी। इस पूरे सिस्टम में डायरेक्ट कहा जाता डायरेक्ट मतलब डब रूल, ये ग्रीक वर्ड से इसको ड्राइव किया इस वर्ड, और ये कंप्लीटली
फेलियर, सो इट वाज एन अटर फेलियर। कुछ भी इसको सक्सेस नहीं मिली, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डायरेक्टली जो होगी, मतलब जो डुअल रूल होगा जिसमें सब्जेक्ट को अलग डिवाइड किया हुआ है, ये एक सक्सेसफुल हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए देख लें किस तरीके से होता था। तो प्रोविजनल सब्जेक्ट उसको ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि हमारे क्वेश्चन में था, उसे गवर्नर मिनिस्टर्स की चलाते और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते थे इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते हैं ये गवर्नर ही एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर एडमिनिस्टर करते थे और इसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इन स्टेट कोर्ट सिस्टम क्या कहा गया, डार्की विच वाज अ फेलियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कदम सही है। इट रिक्वायर्ड द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स थे, उसमें से 3 जो है वो इंडियंस होने चाहिए, ऐसे सेक्ट का। में कहा हो इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो यहाँ पे सेक्ट के थ्रू ही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, आपको याद हो 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई जिसमें मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाए कि 1919 का जो है उसने ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, जिसको पीछे हमने पढ़ा था जब लीगलाइज कम्युनलिज्म कहा गया, उसको 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक फैला दिया सकता है। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे फ्रेंचाइजी थी वो लिमिटेड की गई, किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टी बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, एग्रीकल्चर बेसिस पे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं। तो अगर पहली स्टेटमेंट को देख जाए, क्या के में से 3 मेंबर जो थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये कहा कि उनको इंडियन ही होना चाहिए। तो यस, मैंने आपको बताया कि पैसिफिकेशन पॉलिसी 1858 का एक्ट था गुड गवर्नमेंट का, वही स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमें लॉ रिफॉर्म करे जाते, लॉ फॉर्मेशन करी जाती थी, उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो था वो देने की शुरुआत करी गई थी। यहाँ पर भी 6 में 3 मेंबर जो थे कहा गया कि इंडियंस होंगे। लेकिन मैं आपको बताया था 1909 का जो पार्लियामेंट फॉर्म्स थे वहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई थी, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स को कहा गया, लॉर्ड मिंटो को। और वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत 1909 में 10 साल पहले हुई, 1919 में, मतलब 10 साल के बाद इसको स्प्रेड किया, इसको एक्सटेंड किया गया। अब ये मुस्लिम तक की लिमिट नहीं थे, इसको भी डाला गया, इन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, की सेक्शन भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी जो होती है, जो वोटिंग राइट होते हैं, जैसे आज में फ्रेंचाइजी 18 या 18 से जो ऊपर के होते हैं उन दी गई है। ऐसा नहीं कि किसी प्रॉपर्टी बेस पे ही वोट करने का अधिकार है, टैक्स कोई भरता तो वही वोट कर सकता है, या एग्रीकल्चर कोई करता तो वही कर सकता है। तो उस टाइम पे क्या प्रॉपर्टी टैक्स और एग्रीकल्चर के बेस पे ये पावर दी गई थी, इसको रखिएगा। प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स, जो या प्रॉपर्टी हो करते थे, एजुकेट थे या टैक्स भरते थे, उनको ये फ्रेंचाइजी जो लिमिट फ्रेंचाइजी वो दी गई थी। एग्रीकल्चर नहीं था, यहाँ पे एजुकेशन है। तीसरी स्टेटमेंट गलत जाती है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं कुछ और चीजें देखें गवर्नमेंट इंडिया के 1919 के बारे में और क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी इस एक्ट के द्वारा। चलिए, यहाँ पे ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर होता है, ये लंदन में स्टार्ट किया गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर में क्या होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ तक काफी ज्यादा पावर होल्डर के रखते थे, उसकी कुछ पावर थी, ये हाई कमिश्नर को दे दी थी। साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन जो थी बनाई गई, और इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन सेट किया गया एक्चुअली 1920 में किया गया, ताकि सिविल सर्वेंट को रिक्रूट किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू ही जो सेंटर और प्रोविंस थे उनके बजट को सेपरेट किया, जो प्रोविंसेस थे वो अपने बजट को सेपरेट बना सकते थे, अपने हिसाब से डिजाइन करते थे, अपने हिसाब से एक्ट कर सकते थे। ये कुछ थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 थ्रू इंट्रोड्यूस करी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि साइमन कमीशन को लेकर पूछा गया कि साइमन कमीशन को लेकर कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट सही गए हैं, कौन सा यहाँ कथन जो दिए गए हैं। इट्स अ स्टैट्यूटरी कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स। साइमन कमीशन जो थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है जिसमें 7 मेंबर्स ये हो सकते हैं, वो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन, बट मेजॉरिटी वाज ब्रिटिश। इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर इंडियन मेंबर्स थे, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी जो वो ब्रिटिशर्स थे होते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वो इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया, तो इस कमेटी जो रिकमेंडेशन थी उसको इसके अंदर मिलाया गया। सोचिए क्या होगा, फिर डिस्कस करें। चलिए देखते हैं। तो साइमन कमीशन के बारे में पहले स्टेटमेंट देखें, क्या ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी? यस, करेक्ट है, स्टैट्यूटरी कमीशन थी जिसमें 7 मेंबर्स थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इंडियन मेंबर्स इसके यार कुछ, लेकिन मेजॉरिटी ब्रिटिश की। देखिए इसको आप सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, साइमन गो बैक के नाम लगाए गए, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। रीजन इसका ही था क्योंकि इसमें सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स थे। एक ऐसी कमीशन बना रहे हैं जिसमें सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स हैं, इंडियन मेंबर्स है ही नहीं, वो किस तरीके से इंडिया के फायदे बारे में सोच सकते हैं। यही एक हमारी सबसे बड़ी आप कैसे ग्रीवांस था कि आप साइमन कमीशन के अंदर इंडियन मेंबर्स तो रखनी चाहिए, ताकि हमें भी तो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए वहां पर। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट की इनकट हो जाती। अब बात करें तीसरी स्टेटमेंट की। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी थी, इसने काफी सारी रिकमेंडेशन थी। इस कमेटी ने 1930 में इसने रिपोर्ट को सबमिट किया। इसने पहले तो ये कहा कि अब जो टर्की है, जो कि फेयर सिस्टम, इसको खत्म कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करो प्रोविंसेस के अंदर, साथ ही एक ब्रिटिश फेडरेशन लाने की कोशिश करो इंडिया के अंदर और प्रिंस स्टेट्स के अंदर, साथ में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कम्युनल इलेक्टेड चल रहा है उसको कंटिन्यू करो। कुछ रिकमेंडेशन इसकी दी गई, ठीक है। अब देखिए ये रिकमेंडेशन क्यों दी, क्योंकि कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे। अगर इंडियन मेंबर्स होते तो वो यही कहते हैं आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी खत्म करो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो उसकी जरूरत है हमें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड यहाँ रिकमेंडेशन दी गई है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, वो अगर इंडियन मेंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर, तो ये जो चीज कभी भी रिकमेंड नहीं करी जाती, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसकी कुछ रिकमेंडेशन को 1935 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में लिया गया था। तो इसकी रिकमेंडेशन थी लार्जली जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद दे दी गई। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो कम्युनल अवार्ड बारे में बात कर रहा है, कम्युनल अवार्ड के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई, 1 1 देखेंगे कौन सी करेक्ट है।
पहली स्टेप कहती है इट वाज अनाउंस्ड बाय रैमसे मैकडोनाल्ड। जो कमिल अवार्ड उसको अनाउंस किसने किया था? मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। हो सकता है द सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लासेस। जो सेपरेट इलेक्टोरेट अभी तक लेके आए थे, हमने कहा था 1909 में, फिर 1990 के अंदर उसको डिप्रेस क्लास को भी एक्सटेंड कर दिया गया था। हो सकता है गांधी अपोज कमिल अवार्ड, गांधी ने कमिल अवार्ड को अपोज किया। सोचिए आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कमिल अवार्ड की बात करें तो इसको अनाउंस किसने किया था? इट वाज मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। मिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसे अनाउंस किया था और हम पहले ही देख चुके हैं 1909 के अंदर मुस्लिम्स के लिए को स्टार्ट किया गया था, बाद में सिख्स को और एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को इसमें ऐड कर लिया गया था। अब बात आई थी कि किसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस भी एक्सटेंड करने की बात करें तो अभी क्या था कि डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको अलग किया रहा है और हिंदूज जो है अलग हैं। अब इवन हिंदूज को भी यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करी जा रही थी कि डिफरेंट क्लासेस के लिए अलग से इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स गांधी जी जो उन्होंने इस चीज़ को अपोज और फास्ट अनटू डेथ किया यहाँ पे यारवा जेल पूना के अंदर। फाइनली हुआ क्या? पूना पैक्ट को साइन किया गया डिफरेंट क्लासेस के बीच में और यहाँ से दूसरी तरफ से कांग्रेस के बीच में, और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट्स की यहाँ पे अप्रूवल मिल, साथ में डिप्रेस क्लासेस के रिजर्व सीट्स का जो प्रोविजन था वो लेके आए। तो हुआ क्या फाइनली जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स, सिख्स और एंग्लो इंडियंस के लिए रहे। हिंदूज को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया। हिंदू के लिए जो डिप्रेस क्लासेस थी उनको रिजर्व सीट्स दी गई एज पर पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और इसको तफसील से अगर पढ़ा तो वो हम स्पेक्ट्रम हिस्ट्री अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे बुक के अंदर इतना ही का मेंशन था, तो इसकी जो डिसीजन है इन तक कंटिन्यू करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा सी, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसको देखें। तो पहली स्टेटमेंट थी इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इसने क्या किया? ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कहा। होता है द एक्ट डिवाइड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। इस तीन सिस्टम को लिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और जितनी पावर थी उसको डिवाइड कर दिया। किसके बीच में? सेंटर्स के बीच में और यूनिट्स के बीच में। इट एबोलिश्ड डायरकी एट सेंटर एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। तो जो सेंटर था वहां से डायरेक्ट खत्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सोचिए आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने प्रोवाइड किया था कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन पाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या होगा? एक तरफ तो का सेंटर है और दूसरी तरफ वेरियस यूनिट्स हैं। यूनिट्स के अंदर कौन कौन होंगे? यूनिट्स के अंदर आपके प्रोविंसेस होंगे और यूनिट्स के अंदर आपके प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट ने इस सिस्टम को कभी ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से इट नेवर केम टू बीइंग। अब बात करते हैं तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकंड स्टेट को देखते हैं। एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और यूनिट की बात करेंगे। सिस्टम जो था यहाँ तो हम नहीं पाए क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो ये पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन वाला जो इनका बेस आइडिया वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जो लिस्ट सिस्टम वो यहाँ पे था क्योंकि फेडरल लिस्ट करती थी जिसके अराउंड 59 सब्जेक्ट थे, 59 आइटम ये सेंटर के लिए थी, साथ में एक प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसके अंदर 55 आइटम्स। सिमिलरली एक कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसके अंदर 56 आइटम्स थी। इसके बाद जो बचा हुआ था वो रेजिडरी सब्जेक्ट थे जिसको डील करने की बात किसके पास थी? वाइसरॉय के पास। ध्यान रखिए जैसे आज टाइम में भी सिस्टम यूज होता है ना, हमारे एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, फिर रेजिडरी सब्जेक्ट होते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर एक सिस्टम यूज किया जा रहा था। सेकंड स्टेट जो हमारी ठीक है, एक्ट ने तीन लिस्ट में डिवाइड किया, बिल्कुल ठीक है। देन डायरेक्टी को एबलिश किया था सेंटर से। देखिए सेंटर से डायरेक्टी को एबलिश नहीं किया गया था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टी जो चल रही थी, लेकिन प्रोविंसेस के अंदर डायरेक्टी को एबलिश किया गया। इसके जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो उसको लेके आ गया। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने डायरेक्टी जो कि प्रोविंस के अंदर उसको प्लेस कर दिया था। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती, आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को लेकर है, पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज वर मेड बाय कैनर। तो 1942 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो था, इसके हिसाब से कौन कौन से ऐसे यहाँ पे रीजन्स जिसके अंदर बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या बंगाल में किया गया था? व्हाट अबाउट बॉम्बे, मद्रास, बिहार? सोचिए आंसर को फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो उस वक्त पे 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे। अराउंड 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस के अंदर जो बाइकैमरलिज्म था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बॉम्बे भी था, बंगाल भी था और मद्रास भी था, बिहार भी था, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस जो आज यूपी के नाम से जाना जाता है। देन इन के रीजन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के हिसाब से बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के बारे में कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे। पहली कहती इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक इंडिया को बनाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 हिसाब से किया गया हो सकता है। इट रीइनिशिएटेड द काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को रीइनिशिएट किया, ये भी हो सकता है। इट रिड्यूस द फ्रेंचाइज टू वेरी फ्यू पीपल, जो फ्रेंचाइजी थी अभी हमने देखा था पेट प्रॉपर्टी एजुकेशन टैक्स, इसको फर्दर इसने बहुत ही कम लोगों तक सीमित करके रख दिया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई एस्टैब्लिश करने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में मेंशन किया गया था? उस टाइम पे ऐसी नीड फील दी गई होगी कि हमें एक सेंट्रल बैंक हमारे पास होना चाहिए। तो ए था यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया। आप याद होगा काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले लेक्चर में देखा कि 1858 जो एक्ट तब बनाया गया था, लेकिन यहाँ इस टाइम पर इसकी कुछ जरूरत नहीं लग रही थी
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का तो के पास अपनी टीम थी, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंडिया को एबलिश कर दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रीइनिशिएट नहीं किया गया था, इसे कम कर दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब करते हैं फ्रेंचाइजी। देखिए फ्रेंचाइजी जो है अंग्रेज अभी भी कम नहीं करेंगे। रीजन उसका ये क्योंकि वो इंडियंस को खुश करने की कोशिश करें ताकि हम लोग किसी भी तरीके से जो 1857 में हुआ था उसको रिपीट करें। यहाँ पे फ्रेंचाइजी जो बाई 10% ऑफ द पॉपुलेशन, जो उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी उसमें से 10% पॉपुलेशन को दे दी गई, जो कि काफी बड़ा नंबर था उस हिसाब से। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट। कुछ और चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से ली गई थी, जैसे कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो उसको बनाया गया, साथ में ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आप ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलो। 9th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने बाइकैमरलिज्म को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 था, या फिर काउंसिल एक्ट 1892 था? सोचिए फिर डिस्कस करिए इसको। चलिए तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। आपको पता है हमारे पास इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाइकैमरलिज्म सेट से, या बाइकैमरल सेटअप, जिसमें एक अपर हाउस होता था और एक लोअर हाउस होता था। ठीक है, तो अपर हाउस जो था जैसे आज भी है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, और लोअर हाउस को किस से जाना जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता था। मेजॉरिटी मेंबर जो इन हाउस के अंदर होते थे उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाइकैमरलिज्म को क्या है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, और आईएलसी को रिप्लेस किया अपर हाउस लोअर हाउस से। तो इस तरीका से सेटअप चलता है आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 वेरियस पोर्टफोलियोज वर मैच द फॉलोइंग। तो काफी सारे पोर्टफोलियोज थे हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, लेकिन कौन सा इंडिविजुअल, कौन सी प्रायोरिटी, कौन सा पोर्टफोलियो देख रही थी उसके बारे में आपको मैच करना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था, वल्लभ पटेल जी के पास एक्सटर्नल अफेयर था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास फूड एंड एग्रीकल्चर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज थे जो काफी इंपॉर्टेंट आपके पता होने चाहिए। यहाँ पे क्रैम करना मुश्किल होगा आप, लेकिन 2 बार अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे नेहरू जी के पास एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलीज थे। होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो था वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। राजेंद्र प्रसाद जी का फूड एंड एग्रीकल्चर, मिस्टर जॉन मैथी के पास इंडस्ट्री सप्लाई, जीवन राम के पास लेबर, सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस, CS भाव के पास वर्कमेंस एंड पावर, लियाकत अली खान के पास फाइनेंस, अब्दुल रब निशर के पास पोस्ट एंड एयर, आसफ अली के पास रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, सी गोपाल के पास एजुकेशन एंड आर्ट, देन आई चुंदीकर के पास कॉमर्स, देन गजफर अली खान के पास हेल्थ, जोगिंद्रनाथ मंडल के पास लो। तो यहाँ पे याद करना एक बार रट्टा लाने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा, उतनी बार रीड करेंगे तो काफी सारी चीज़ को समझने लगेंगे। अदरवाइज आप एसोसिएशन भी कर सकते हैं। एसोसिएशन किस तरीके से, जब ये नाम 6 देखिए आप, इसमें सरदार बलदेव सिंह। अब सरदार कौन होता है? सरदार होता है चीफ होता है, चीफ को सरदार कहते हैं। ठीक, चीफ मिलिट्री चीफ भी हो सकता है, इसी वजह से मिलिट्री चीफ होने की वजह से उनको डिफेंस दिया गया। अब आप चलिए कभी भूल नहीं पाएंगे, कहीं पे भी डिफेंस पूछें आपको सरदार याद आए और सरदार से फिर सरदार बलदेव सिंह को मार पाएंगे। इस तरीके से आप कुछ एसोसिएशन बना के याद करते हैं, अदरवाइज चीजें इतनी सारी क्रैम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ फनी आप एसोसिएशन बनाइए ताकि एग्जाम की चीजें याद जाए। तो सरदार मीन्स चीफ, सरदार का मतलब चीफ होता है, और वहाँ पे मिलिट्री सरदार जो डिफेंस देखते थे। इस तरीके से चलिए चलते हैं वापस। तो यहाँ नेहरू जी होते वो होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नहीं देख रहे, क्योंकि होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। एक्सटर्नल अफेयर नेहरू जी देख रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो फूड एग्रीकल्चर देख रहे। तो पहले वो हमारे गलत है, तीसरा जो है हमारा ठीक है, आंसर हो जाए डी। हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में लेक्चर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, सकते हैं उसको कवर करें। यहाँ इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर किए हैं उसमें इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, माउंटबेटन लैंड डोमिनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, असेंबली के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, इलेक्शन के बारे में बात की गई है, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करी गई है, और फाइनली जो एमसीक्यू है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बना गया है। क्वेश्चन इज कंसर्निंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में कहा है कौन सी रिटर्न करेक्ट है, कौन सा यहाँ पर सीएम। पहली रिटर्न कहती है इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पर्टिकुलर एक्ट ने कहा कि इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए और 2 इंडियन डोमेन्स जिनके अंदर इंडिया और पाकिस्तान बनाना चाहिए, हो सकता है। इट स्ट्रिप्ड ऑफ वॉइसरॉय फ्रॉम आउट इट्स पावर एंड मेड अ पावरलेस ऑफिस। इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या किया, वॉइसरॉय की सारी पावर थी, इस ऑफिस की सारी पावर छीन लिया और इसे एक पावरलेस ऑफिस बना दिया। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज ऑफ द 2 डोमेन्स टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसने एम्पावर किया जो 2 डोमेन्स बनाई गई थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज को, वो चाहे तो किसी तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ला सकते हैं। सोचिए आंसर होगा, फिर इसको देखेंगे। चलिए, तो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 हुआ क्या कि पहले और तीसरी स्टेटमेंट जो है कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिंक दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 डोमिनियंस बात करी गई और यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि 2 डोमिनियन बनाए गए। तो यस, इंडिया पाकिस्तान बनाया गया था, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए यहाँ अनुमति थी, वो मिली थी। ब्रिटिश रूल यहाँ पर एंड हो चुका, तो उनका पूरा डोमिनेशन भी कम हो चुका, और अगस्त 5 1947 को इंडिया होता है इंडिपेंडेंट को मिली और एक सॉवरेन स्टेट के रूप में बाहर आया।
ठीक है। और यहाँ पे हम एक तरीके से कहा कि आप ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है भी बना सकते हैं। यहाँ पे बात करी जाए वाइसरॉय के ऑफिस की, तो इसकी पावर को खत्म नहीं किया गया, इस ऑफिस को ही खत्म कर दिया गया था। तो जो वाइसरॉय ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया था। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिर्फ इसकी पावर्स नहीं ली गई, इस पूरे ऑफिस को ही खत्म कर दिया गया। तो हमारा जो आंसर हो वो क्या होगा, आंसर विल बी क्योंकि 2 डोमिनियंस आई गई तो दोनों को कहा गया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने तरीके से अडॉप्ट एंड गिव कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं और अपने आप दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को देखें। Which British Prime Minister declared the end British rule in India by June 30, 1940? तो वो कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के एंड को डिक्लेयर किया था, कब? 30 जून 1948 को। क्या वो एमसी मैकडोनल्ड थे, क्लेमेंट एटली थे, विंस्टन चर्चिल या फिर हैरोल्ड विल्सन? सोचिए आंसर होगा। किसने ये कहा था कि जून 30, 1948 तक ब्रिटिश रूल जो है वो भारत के अंदर खत्म कर दिया जाएगा? सोचिए। चलिए, तो ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली, जिसने ये कहा था कि जून 30, 1948 तक ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो बाहर छोड़ के चला जाएगा। सो इज द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं क्लेमेंट एटली को आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करी जाएगी और बताया गया है कौन सी स्टेटमेंट आपको बतानी करेक्ट है। पहली स्टेप कहती है, इट ग्रांटेड freedom to the Indian Princely States either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan to remain independent। इस एक्ट ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रह सकता है। इट प्रोवाइड फॉर गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। इस पर्टिकुलर एक्ट ने कहा कि जो डोमिनियंस बनेंगी उसकी जो गवर्नेंस करी जाएगी वो किस थ्रू करी जाएगी, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 के थ्रू करी जाएगी। ये भी होता है। इट डिप्राइव्ड ब्रिटिश monarch ऑफ द राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर अप्रूवल। अभी तक ये जो बिल्स वगैरह थे वो वीटो करे जाते ब्रिटिश monarch के द्वारा, उसके अप्रूवल चलती थी चीजें, लेकिन इसने ब्रिटिश monarch को डिप्राइव कर दिया। किसने? इस एक्ट ने ब्रिटिश monarch को इन सब एक्ट से डिप्राइव कर दिया। ये हो सकता है। सोचिए आंसर होगा, देखते हैं इसको। चलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं। तो क्या ब्रिटिश का तो मेन रूल यही था कि आपको डिवाइड एंड रूल करना है, और जाते जाते भी उन्होंने इस प्रिंसिपल को वो भूले नहीं, इसलिए उन्होंने कहा प्रिंसली स्टेट्स को कि चाहे तो आप इंडिया को ज्वाइन करिए, चाहे आप पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, या फिर अपना एक जो यूनिक एग्जिस्टेंस है अपने में वो बना के रखिए कि आप चाहे तो दोनों को ज्वाइन ना करिए और इंडिपेंडेंट रहिए। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट है ठीक, अगेन डिवाइड रूल करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट बात करिए, गवर्नेंस जो थी वो किसके थ्रू चलाई जानी थी। देखिए गवर्नेंस जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब चलाई जाती। तो यहाँ किया क्या, सेकंड स्टेटमेंट कहती है जो इंडियन इंडिपेंडेंस है 1947 था, उसने कहा कि जो यहाँ पे गवर्नेंस करी जाएगी कि जो दोनों डोमिनियन है और जो वेरियस प्रोविंसेस है उनकी जो गवर्नेंस की जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से करी जाएगी, ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश पैरामाउंसी जो थी वो खत्म हो चुकी थी, एबोलिश चुकी थी। इस वजह से ब्रिटिश मोनार्क का जो रोल था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। इसी वजह से जो बिल्स होंगे उसमें ब्रिटिश मोनार्क के अप्रूवल की जरूरत नहीं है और ना ही वो वीटो कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक। इसके अलावा जो सिविल सर्विस थी, यहाँ रिजर्वेशन करना पोस्ट के लिए, सिविल सर्विस के लिए, इंडियंस के लिए, वो जो चीज़ वो भी खत्म कर दी थी। लेकिन ऑलरेडी जो सिविल सर्वेंट्स इलेक्ट हो चुके, सिलेक्ट की जा चुके इंडियन से पहले, उनको ये कहा गया कि दे कंटिन्यू टू द बेनिफिट, मतलब वो सिविल सर्विसेज जो बेनिफिट्स को एंजॉय करा रहे थे इंडिपेंडेंस पहले, वो उनके बेनिफिट्स जो है कंटिन्यू रहेंगे इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन नए आपने कैसे सेलेक्ट करने, वो आप अपना इंडिपेंडेंट मेथडोलॉजी जो है अपना सकते हैं। तो हमारा जो आंसर था यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट होने की वजह से हो जाएगा डी। चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन प्लान क्या था? क्या ये कोई पार्टीशन प्लान था? क्या ये प्लान ऑफ गुड गवर्नेंस था? ये प्लान टू कैंसिल द पार्टी को कैंसिल करने का प्लान था? कोई और प्लान था? सोचिए आंसर हो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो माउंटेन प्लान जो था वो पार्टीशन प्लान था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम तो लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही इस पर्टिकुलर प्लान को, माउंटेन प्लान को वेलकम किया और इसे एक्सेप्ट किया। इसके हिसाब से करना क्या था, इसके हिसाब से इंडिया को डिवाइड करना, किसमें? इंडिया को डिवाइड करना था इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो पाकिस्तान को अप्रूव करी गई, अब बना सकते हैं। साथ ही बंगाल और पंजाब को कैसे पार्टीशन करना है उस बारे में इसमें बताया गया। प्रिंसली स्टेट होते हैं उनको कहा गया कि आप चाहो तो इंडिया ज्वाइन करो, चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी सकते हो। और अगस्त 1947 जो था वो डेट फिक्स करी गई, जो पावर थी वो इंडिया और पाकिस्तान को दी जाएगी ब्रिटिश से लेगी। तो ब्रिटिश जो है अपनी पावर कब देंगे इंडिया और पाकिस्तान को? 15 अगस्त 1947 को, इसको हम इंडिपेंडेंट डे के रूप में मनाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास किया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, और जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास किया गया, इससे काफी सारे प्रोविजन जो वो माउंटेन प्लान से ही लिए गए थे। तो हमारा ये प्लान था किसके लिए था? दिस प्लान वाज अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया लेके काफी सारे प्रोविजंस थे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बात का हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो जो नई डोमिनियन ऑफ इंडिया बनी, आपने इंडिया को बांटा, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर नई डोमिनियन बनी है, इसके अंदर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? क्या लॉर्ड माउंटबेटन थे, नेहरू थे, महात्मा गांधी, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? सोचिए क्या आंसर होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करी जाए, न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया की बात करी जा रही है, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक्चुअली ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जिनकी प्रेजेंस में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको शपथ समारोह में इन्होंने जो शपथ ली, तो किसने की? वो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये भी ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में कौन सी स्टेट हमारी करेक्ट है, कौन सा कथन इसके बारे में सही है। पहला, नेहरू डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो नेहरू जी कहा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाहर का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विदाउट एनी फेयर और फेवर। ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 एक्सेप्टेड द डिमांड्स इंडिया फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑगस्ट ऑफर जो 1940 था उसने क्या कहा, उसने इंडिया की डिमांड थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाना चाहता हूं, उसे एक्सेप्ट लिया था। ये हो सकता है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स केम विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। सोचिए आंसर होगा, डिस्कस करें। नेहरू डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये जो स्टेटमेंट है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन होगा तो वो यही कहेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए उसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रिटिश का कोई दखलंदाजी हमें नहीं बर्दाश्त होगी। तो पहली चीज आपकी ठीक है। ऑगस्ट ऑफ 1940 एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ इंडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो डिमांड थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम इंडियंस डिमांड कर रहे हैं उसको फर्स्ट टाइम रेकग्नाइज किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम से किया गया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट आती है। तो स्टेटमेंट बात करते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स होते वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए थे। यस, वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि दो डोमिनियन बने। यहाँ पर चाहते थे इंडिया अलग बने, पाकिस्तान अलग बने, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बात करी गई थी। इस वजह से सर स्टैफर्ड क्रिप्स को यहाँ पे इन पूरा प्रपोजल था उस मुस्लिम लीग ने नकार दिया। इसी वजह से इसके आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को किया गया क्योंकि मुस्लिम को भी सेटिस्फाई करना था और इसने कहा देखिए दो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आईडी है इसको तो मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन एक मॉडिफाइड टाइम जो है उनके सामने रखा गया जिस मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, पे तीनों स्टेटमेंट्स होने की वजह से आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ही पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा सही है। पहली स्टेटमेंट थी ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जितने प्रोविंस थे उन प्रिंसली स्टेट्स थे उनको जो सीट्स देनी थी उनकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देनी थी। हो सकता है सीट्स एलोकेटेड ईच ब्रिटिश प्रोविंस वुड बी डिवाइडेड अमंग टू प्रिंसिपल कम्युनिटीज मुस्लिम्स एंड जनरल। यहाँ पे जो सीट्स थी खासतौर पर ब्रिटिश प्रोविंस की बात करी जाए वहाँ पर दो मेल कम्युनिटीज के बीच में एक मुस्लिम और जनरल के बीच में डिवाइड नहीं थी। हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे मुस्लिम होंगे उनको मुस्लिम वोट ही इलेक्ट करेंगे, जनरल को बाकी सभी सिलेक्ट करेंगे। देखिए सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर देखिए डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए पिछले क्वेश्चन देखा था कैबिनेट प्लान जो कैबिनेट मिशन प्लान वो एक पर्टिकुलर स्कीम के आधार था जिससे मुस्लिम को भी कांग्रेस को भी सेटिस्फाई किया था। उसके हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया नवंबर 1946 में पर्टिकुलर कैबिनेट में प्लान की स्कीम के अंदर। इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल संख्या कितनी 389, जिसमें से 296 सीट्स थी वो ब्रिटिश को एलोकेट करी गई और रिमेनिंग 93 सीट्स जो थी वो किसको एलोकेट करी गई, प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, अब सीट्स एलोकेशन के बाद हम चलते हैं पहली स्टेट पे। ईच प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट टू बी एलोकेटेड सीट्स एज पर पॉपुलेशन। यस, उन पॉपुलेशन के हिसाब से 10 लाख के पीछे एक सीट एलोकेट करी गई। 10 लाख पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंटेड सीट्स जो एलोकेट करी गई थी ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर क्या दो प्रिंसिपल कम्युनिटीज करी गई। तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि तीन के अंदर करी गई थी, मुस्लिम थे, जनरल थे, सिख। ठीक है, तो सेक्स स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती। रिप्रेजेंटेटिव जो ईच कम्युनिटी के थे उनके ही लोग जो वो वोट करेंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट काफी कॉन्सेंसिक है और एक भी है। हुआ क्या है वो बेस कम्युनिटीज के लोग हैं वो अपने ही लोगों को वोट कर रहे, तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी उसको उन्हें कंटिन्यू किया। और जो वोटिंग जो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे हुई थी। ये टर्म्स क्या है ये आगे वाले चैप्टर आएंगे, इसको हम तब समझेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, बेट सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट जो थे उनको कौन नॉमिनेट करता था, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे उनको वहाँ के जो हेड होते हैं प्रिंसली स्टेट्स वो नॉमिनेट करते हैं। पहली तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा अगेन इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में है। पूछा है कि इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट। पहली कहती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी एन इलेक्टेड बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती वो एक इलेक्ट बॉडी होती। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती वो डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाद के जो लोग हैं वो उसको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे असेंबली को ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो लोग एडल्ट 18 से बड़े आयु के हैं वो लोग इलेक्ट करेंगे। असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और जो असेंबली थी जिन्हें सब सेक्शन के लोग थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, एससी एसटी क्रिश्चियंस सभी होंगे इसके अंदर। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा कि ये इलेक्टेड हुई थी। देखिए ये पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इस वजह से आपकी गलत हो जाएगी। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। क्या इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, तो लोग डायरेक्टली इलेक्ट करना था उनको लोगों को ऑन द बेसिस एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो दिस स्टेट इज ऑल रॉन्ग। ऐसा नहीं था जैसे आज के टाइम इलेक्शन होता है 18 से बड़ी के लोग होते हैं वो जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं और उनको जितवाते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरह वैसा नहीं था। मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, मतलब जो मेंबर्स थे यहाँ उनको किसने सिलेक्ट किया, उसको प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स उन्होंने सिलेक्ट किया, मतलब मेंबर्स को मेंबर्स ही इलेक्ट रहे हैं। तो वो इलेक्ट इन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। प्रोविंशियल असेंबली के जो लोग थे वो किस बेसिस पे उन्हें गए थे, पीटी के बेस पे, प्रॉपर्टी
एजुकेशन और यहाँ पे टैक्स के बेस पे चूज कर रहे थे, और वो इन टर्न जो थे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन लोगों को कर रहे थे। तो लोगों का पार्टिसिपेशन तो पहले तो इनडायरेक्ट था और वो भी काफी लिमिटेड था। तो ये हम सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे तो चूज किया ही नहीं गया था। अब बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की। जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 296 सीट्स जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 296 सीट में 208 सीटों को जीता। बाकी जो अराउंड 73 सीट्स थी वहां पर जो मुस्लिम लीग थे वो जीती, और जो बाकी बची सीट्स थी उसमें कुछ इंडिपेंडेंट जो लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था वो जीते। और इस रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो सभी कम्युनिटीज के, सभी रिलीजन ग्रुप्स के लोग थे, चाहे हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, सिख्स हो, पारसीज हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो, विमेन हो या क्रिश्चियंस हो, सभी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग के बारे में पहली स्टेप कहती है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वो इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट हो सकता है। मुस्लिम लीग ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को बॉयकॉट किया, ये हो सकता है। एच.सी. मुखर्जी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया सचिदानंद सिन्हा, एंड एच.सी. मुखर्जी कौन थे, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। सोचिए हो भी सकता नहीं भी सकता, और डिस्कस करिए इसको, पहले आंसर करने में सोचिए। चलिए देखिए, फर्स्ट मीटिंग जब हुई तो सचिदानंद सिन्हा थे, सचिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया और बाद में परमानेंट तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए। ठीक, तो पहले इतना तो हो जाएगा। ठीक, मुस्लिम लीग ने एज यूजुअल इसको बॉयकॉट किया, एक्सपेक्टेड था यही करेंगे और उन्होंने किया भी, तो उसके स्टेटमेंट ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे ही, साथ में वी.डी. कृष्ण मुरारी, ये दो ही वाइस प्रेसिडेंट, तो मतलब असेंबली के अंदर दो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है, आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि रेजोल्यूशन ऑन डिसंबर 13, 1946 जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसके बारे में पूछा है। हू ऑफ द फॉलोइंग मूव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस मूव किया? क्या मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, पटेल जी ने किया था, गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी? सोचिए कैंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इस मूव किया नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड असेंबली। इसमें दिया क्या गया था वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में जिसमें लक्ष्मी की बुक कवर कर दिस इज लेक्चर नंबर 5 बनाया वो कुछ तरीके से हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के ऊपर एमसीक्यू बनाया, लेजिस्लेटिव बॉडी, फर्स्ट फ्लैग, रूल प्रोसीजर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कवर करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया था, इसका एक क्वेश्चन, पार्लियामेंट के ऊपर भी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक दूसरा क्वेश्चन है, देन सिंबल ऑफ सील पर भी एक क्वेश्चन है, एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर पर भी एक एमसीक्यू बनाया गया है। चलिए मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हु हेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिली थी, तो तब उसको हेड कौन कर रहे थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड कर रहे थे, डी.वी. मावलकर जी हेड कर रहे थे, अंबेडकर हेड कर रहे थे, या मिस्टर अयंग हेड कर रहे थे? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको हम डिस्कस करें। चलिए देखिए, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बेसिकली दो तरीके से मिलती थी। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी। जिस दिन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिलती थी उस दिन तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करते थे, ठीक है। उस टाइम आपको पता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा प्रोसेस चल रहा था, बट एट द सेम टाइम उस वक्त ऐसा भी तो जरूरत पड़ी होगी कि अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ ऐसे लॉज हैं जो पास होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी, और उन दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन को काम किया जाता था उस बनाने के, और कुछ ऐसे दिन निर्धारित करे हुए थे जिन्हें लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी और उसे लॉज बनाने का काम होता। तो मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री ईयर का काम एंड ऑर्डिनरी लॉज को पास करने का बनाने का काम जो था वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, एक ही चल रहा था। कुछ ऐसे दिन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए रखे गए और कुछ ऐसे दिन थे जो कि लॉज को यहाँ पे पास करने के लिए रखे गए थे, उसको बनने के लिए रखे गए थे। तो यहाँ पे अगर बात करें, असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और जब ये मिली इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हु हेडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। देखिए अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी मिल रही थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिल रही थी, तो है कौन कर रहा था? इसको हेड करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिल रही थी, मतलब लॉज बनाने के मिल रही, तो इसको कौन हेड करता? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ सकता है, कंफ्यूजन जाएगा वहां पर आपको, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो होस्ट थे स्टार्टिंग के अंदर। तो क्या नंदलाल बोस इनको हेड कर रहे थे, मावलंकर जी हेड करते, मिस्टर मुखर्जी हेड कर रहे थे, या फिर राम मनोहर सिन्हा इसको हेड कर रहे थे? सो क्या आंसर होगा फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ये जो ड्यूअल रूल था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये था 26 नवंबर 1949, क्योंकि अगर आपने पीएम बोलता है दिस वाज द डे जो ने लिखा है अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये वो दिन था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया और अपने आप को दिया, ठीक है। तो एक तरीके से देखा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ ये पूरा काम जो था वो लेजिस्लेटिव बॉडी तरह ही करती रही। यहाँ पे एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी इसको हेड कर रहे डी.वी. मावलकर जी, एक फोटो देखिए कुछ इस तरीके से,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है? इन तीन में से पहला, इट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। इस पर्टिकुलर असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। हो सकता है इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, ये हो सकता है। नेशनल सॉन्ग इसने जनवरी 26, 1950 2 दिन बाद यहाँ पे अडॉप्ट किया। सोचिए क्या आंसर होगा, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करने की बात है 22 जुलाई 1947 को था पहले स्टेटमेंट, ठीक है। और नेशनल एंथम की बात की जाए तो जनवरी 24, 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एक दिन अडॉप्ट किया गया था, इसलिए कोई अलग दिन थी, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 वो दिन था जब नेशनल एंथम को एज वेल एज नेशनल सॉन्ग दोनों भी अडॉप्ट किया गया था। तो जनवरी 26 ये डेट दी है, ये गलत है। इसको याद करने का तरीका यही है कि आप इस तरीके से दिए, आप पहले जो आपका फ्लैग होता है उसे होस्ट करते हैं, होस्ट करने के बाद ही आप नेशनल एंथम को गाते हैं, ठीक। तो डेफिनेटली जो आप होस्टिंग होती है जहाँ पे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया है, ये पहले किया गया जुलाई 22, 1947 को, और उसके 3 साल बाद नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। याद रखने का तरीका ये कि पहले नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, उसकी डेट पहले आती है, और फिर नेशनल एंथम को गाते हैं, उसके बाद में आती है। तो हमारा जो आंसर हो यहाँ पे हो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तो द फॉलोइंग पेयर में यहाँ पे करेक्ट आपके 3 टेस्ट दे रहे हैं। पहला है रूल्स प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी होती है वो स्विट्जरलैंड के एंड में थी, हो सकता है। यूनियन पास कमेटी होती है उसको नेहरू जी हेड कर रहे थे, ये भी हो सकता है। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को पटेल हेड कर रहे थे, सरदार पटेल हेड कर रहे थे, ये भी हो सकता है। सोचिए आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को सचिदानंद सिन्हा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और सचिदानंद सिन्हा जी थे वो एक स्टीयरिंग कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे, ठीक है। मैंने अब लास्ट वीडियो में देखा वेरियस कमेटीज थी और उनको रखने का तरीका भी बताया था, कुछ ना कुछ निमोनिक बनाने के लिए मैंने आपको कहा था। अब बात करें सेकंड पेयर की, तो यूनियन पावर्स कमेटी नेहरू जी हेड करती है, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड जो सरदार पटेल जी है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड कर रहे थे। सेकंड थर्ड सही होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। अब बात करी जाए कमेटीज बाकी हो गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वेरियस कमेटीज को बनाया था ताकि डिफरेंट टास्क जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे तो छोटे बड़े काफ़ी से काम, तो इसी वजह से छोटी बड़ी काफ़ी सारी कमेटीज बनाई थी, जिसमें 8 मेजर कमेटीज थी जिन मेजर दिए गए, जो छोटे छोटे काम थे उसके लिए काफ़ी सारी माइनर कमेटी भी बनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे? क्या एन गोपालस्वामी अयंगार के मेंबर थे, हो सकता है। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके मेंबर थे, हो सकते हैं। टी कृष्णमाचारी इसके मेंबर थे, ये भी हो सकते हैं। डीपी खेता क्या इसके मेंबर थे, ये भी हो सकते हैं। सोचिए आंसर हो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। मैंने आप बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काफ़ी सारी मेजर एंड माइनर कमेटी बनाई गई। मैंने बताया कि काफ़ी बड़े और छोटे काम के लिए मेजर माइनर कमेटीज को गठित किया गया। इसमें से इंपोर्ट कमेटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको अगस्त 29, 1947 को फॉर्म किया गया था, और जो मेजर टास्क था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने का वो इस कमेटी को दिया गया। इस कमेटी अंदर बिकॉज ये बड़ा काम अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबल काम दिया गया था, मेंबर्स भी जो वो काफ़ी ज़्यादा थे। इसके जो मेंबर्स थे उसमें से पहले होंगे जो चेयर में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, वो उसको हेड कर रहे थे। उसके अलावा एन गोपालस्वामी अयंगार में पार्ट थे, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, टी कृष्णमाचारी भी और डी के नाम भी थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार तफसील से देखिए कौन कौन से के अंदर मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स यहाँ पे, तो चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे, देन गोपालस्वामी अयंगार, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इसके मेंबर थे, उनके बाद थे एन माधव राव एन टी कृष्णमाचारी, और इनको रिप्लेस भी किया गया था बी में होने की वजह से। तो यहाँ पे ये 7 नाम जो है 9 नाम हो गए, अब तो वो आपका होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट डेटा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड डेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, प्रीएम्बल था नहीं था। ये कह रहा है ऑप्शन के अंदर प्रीएम्बल भी था, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, हो सकता है। बी कह रहा है कि प्रीएम्बल नहीं था लेकिन 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। एंड प्रीएम्बल था 448 आर्टिकल 12 शेड्यूल थे, प्रीएम्बल नहीं था 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल। सोचिए क्या आंसर होगा, डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट। इसके ऊपर वेरियस केस हैं जो हम आगे वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, जैसे एलआईसी केस के अंदर किसी भी केस है, ये सब डिस्कस करेंगे। बट यस में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या प्रीएम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं है। बात करिए आंसर तो ये स्टार्टिंग में हम आए थे 26 नवंबर 1949 को, तो 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और प्रीएम्बल भी इसका पार्ट था। सो इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Constitution came into force on 26 January 1950. However, certain provision of the Constitution came into force on November 26, 1959. जो Constitution वो फोर्स में कब आया, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है क्योंकि हमेशा 2 डेट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो 26 जनवरी 1950 के फोर्स में आया था, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो 2 महीने पहले ही नवंबर 26, 1949 को फोर्स में आ चुके थे। अब पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजन थे जो कि पहले ही फोर्स में आ चुके थे। क्या सिटीजनशिप उसमें से एक प्रोविजन है, इलेक्शन पहले ही फोर्स में आ चुका था, बाद में आया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट, ट्रांजिशन प्रोविजन, सोचिए कि आंसर होगा, डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए जो सी और डी थर्ड फोर्थ ऑप्शन है ये लगी रहा है क्योंकि पार्लियामेंट अब जो है प्रोविजनल फॉर्म में होगी। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में नहीं आया है, ट्रांजिशन प्रोविजन भी हमें जरूरत पड़ेगी इस वजह से। तो ये दो तो आप कॉमन के बेसिस पे लगा सकते हैं कि अभी तक ये 1949 में लाए गए होंगे ताकि अब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हो, किसी न किसी तरीके पार्लियामेंट को कुछ प्रोविजन को यूज करके, कुछ ट्रांजिशन प्रोविजन को यूज करके देश को लाया जा सके। पहले तो 2 हैं, आपको इस बारे में आपको पता होना चाहिए, सिटीजनशिप और इलेक्शन दोनों ही पहले ही 2 महीने पहले ही फोर्स में आ चुके थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब आपको एक चीज बताएं कि 26 जनवरी को यूज क्यों किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने के लिए, क्योंकि देखिए 1930 के अंदर 26 जनवरी वही दिन था जब पूर्ण स्वराज डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। तो पूर्ण स्वराज डे जो
वो 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया था। किस चीज़ के बाद? एक रेजोल्यूशन होता लाहौर से में पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और उसके बाद इसको हम किस तरीके से सेलिब्रेट किया? स्वराज डे के तौर पे। तो इस वजह से हमने कहा कि बिकॉज इस डेट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस को हम उसमें लाएं। तो पे आंसर सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसिज्म के बारे में कि जो हमारी असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें क्या कमियां थी, क्या उसको हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? पहला, इट वाज नॉट सोवरेन बॉडी, ये सोवरेन बॉडी नहीं, इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड हैपसली इन शॉर्ट टाइम, जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ही कम समय में बनाया गया और हैजर्डली तौर पे बनाया गया, मतलब प्रोविजन कहीं पे कुछ प्रोविजन कहीं और है, मतलब आपस में इंटीग्रेशन नहीं है और कुछ सेंस नहीं बन गया। सोचिए आंसर होगा इनमें से क्या क्रिटिसिज्म दिया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए देख, पहला जो क्रिटिसिज्म इट वाज नॉट सॉवरेन ये कहा जाता है क्योंकि देख वेरी जो एसोसिएशन करी गई थी, जो असेंबली बन गई थी, वो ब्रिटिश अप्रूवल के बाद बनाई गई और ब्रिटिश परमिशन के बाद ही जिसको फॉर्म किया गया वेरियस सेशंस करेगा। तो कहा कि आप सॉवरेन कैसे हो सकते हैं? आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैंप पे ही उनकी परमिशन से ही आप वेरियस सेशंस को होल्ड करें, तो डेफिनेटली अपने आप को सॉवरेन बॉडी नहीं कह सकते। तो पहली स्टेप तो हो जाती है करेक्ट। वाज इट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? सेकंड स्टेटमेंट भी है नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं, क्योंकि कहा जाता है इसके अंदर जर्नलिस्ट थे, साथ में लॉयर्स थे, कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस के काफी लोग थे, लॉयर्स थे, जर्नलिस्ट थे, काफी ऐसे लोग थे जो कि इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे उस टाइम। लेकिन जो कॉमन मैन है उसकी जो संख्या थी इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर बहुत ही कम थी, इस वजह से ये कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी अपने आप नहीं थी। कुछ चीजें कही जाती हैं इस बारे में, और भी क्रिटिसिज्म दी जाती है, जैसे कि जो इसके अंदर लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करे गए। जैसे अभी होता है, हम लोग इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, लोग जो उनके वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के बेस पे, मतलब ऐसे लोग वोट देते हैं जो आ रहे हैं उससे बड़ी आयु के होते हैं और उनके बेस पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके आते हैं। उस टाइम पर जो लोग चुने गए वो इस प्रिंसिपल के बेस पे नहीं चुने गए, लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया उनके लिए, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म माना जाए। देन एक होता है, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से डोमिनेटेड लोग थे, लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे और हिंदूज डोमिनेटेड ये पूरी असेंबली थी। ये कुछ क्रिटिसिज्म इसके बाद जाते हैं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म जो दिया जाता था टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो तीसरा क्रिटिसिज्म गलत होता है, ऐसा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बहुत छोटे टाइम बना लिया, बहुत कम टाइम में बना लिया गया। ऐसा आ जाता है कि बहुत ज्यादा टाइम जो था वो लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के। तो हमारा आंसर वो होगा बी, क्योंकि पहली और सेकंड स्टेप जो है वो करेक्ट है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिंबल सील अटर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अपनी एक सील थी, सील का एक सिंबल था, वो सिंबल में कौन सा एनिमल है वो प्रेस किया हुआ है? एलिफेंट है, टाइगर है, पीकॉक, फिश। सोचिए, मैं आपको वो सील भी दिखाऊंगा। चलिए आंसर हमारा है यहाँ पे एलिफेंट। उस सील के ऊपर बने हुए कुछ इस तरीके से वो सील दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की सील थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who was appointed as a constitutional advisor of Constituent Assembly? Constituent Assembly जो हमारी उसके अंदर एक constitutional advisor की पोजीशन थी, ये पोजीशन को किसने होल्ड किया था? क्या बी अम्बेडकर जी को पोजीशन दी गई, मुखर्जी को दी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर बी एन राव? सोचिए आंसर हो, फिर हम डिस्कस करेंगे इसे कैसे याद आना ये भी बताऊंगा आपको। चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी, बी एन राव। एडवाइजर का मतलब क्या होता है? ऐसा इंडिविजुअल जो राय देता है, ठीक है, तो राय राव को एसोसिएट कर सकते हैं ताकि जब भी क्वेश्चन ये एग्जाम में है तो पता हो कि राय देने के लिए आप बी एन राव से ही पूछें, इट्स ही इज कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, ही इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से याद रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में लेक्चर नंबर 6 करें। फर्स्ट एमसीक्यू आज का है और हिंदी में ही स्टार्ट किया गया बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कहते थे कि हिंदी में भी होना चाहिए, तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया है। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। और वन बाय जो है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में से कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट आउट सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनमें कौन? चार नाम यहाँ पर दिए गए, एस एन मुखर्जी, एच बी आर अयंगर, पी सी भट्टाचार्य, लक्ष्मीकांत झा। तो फैक्ट क्वेश्चन इस तरीके के स्टेट्स इसमें भी आ जाते हैं और यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बेसिक जो आपकी नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ड्राफ्टसर कौन था और ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर कौन से थे और कैलीग्राफर कौन थे, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इसके आंसर को डिस्कस करते हैं और जो पर्सनैलिटी इससे रिलेटेड है उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पे आंसर है हमारा, इनकी एक बार इमेज भी देंगे और ही वाज आईसीएस ऑफिसर और इन 6th गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का। तो आर्ट फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारी इनके साथ खूबी जुड़ी हुई थी। ही वाज इंडियन सिविल सर्वेंट और 6th गवर्नर रह चुके आरबीआई के। ये इनकी इमेज देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड है मैच द करेक्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन मिला के ना हुआ है, हमने काफी सारी चीजें ब्रो करी है और यहाँ पे इसमें शर्म बात भी नहीं। इवन बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि वी कैन से मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस और उन जो बेस्ट ऑफ द चीज थी वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमने यू कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ जर्मनी से भी लिया, रशिया से भी, यूएस से भी लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से भी लिया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी के क्वेश्चन मैथ्स फॉलोइंग करके पूछ लेते। तो क्या हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से कैबिनेट गवर्नमेंट का जो हमारा प्रोविजन है वो लिए हो सकता है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है क्या हमने जर्मनी से लिए हो सकता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम रशिया से ये हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि गेस वर्क कैसे करना चाहिए। अब आपको अगर ये पता है कि मेजर पोर्शन ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
1935 से है, तो चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता कि ये चीज कहां से ली गई होगी, तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली गई होगी। मैं ये नहीं रहा कि 100% केस में ये सही होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी से सोर्सेज लिया गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और एजुकेटेड केस लगाना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक मेजर चंक दिया है, मेजर नंबर प्रोविजन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसी वजह से कहीं भी आपको डाउट होता है तो वहां पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बिकॉज बेटर थिंग तो ये होगी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस कॉन्स्टिट्यूशन ली गई। बात करते कैबिनेट गवर्नमेंट की, देखिए यूके जो स्ट्रक्चर था वहां आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो इनका कैबिनेट सिस्टम था वो लिया था। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स बीच में जो रिलेशन होते हैं वो भी हम यूके गवर्नमेंट से लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी तो हमारा सिस्टम है, हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आपको पता होगा सबसे पहले लोअर कोर्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। तो ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है ये हम फॉलो करते हैं, और ये लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, न कि जर्नी से। तो सेक्स स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। देन बात की पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी जाती है, ये भी रशिया से नहीं लिया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आ गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपने करेक्ट मार्क किया, और नहीं तो आपको पता चल गया कि ये सारी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आई थी, चाहे वो जुडिशरी की बात की जाए या पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Who was the calligrapher of Indian Constitution? आपको पता है कैलीग्राफी क्या होती है? इट्स एन आर्ट जिसमें आप बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग चीजों को लिखते हैं। तो मैं एक बार फोटो भी आप दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इस तरीके की कैलीग्राफी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था। बट आप पहले तो ये बताइए कि कैलीग्राफ कौन थे जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर्टिकुलर जो सुंदर सी हैंड राइटिंग है उसके अंदर लिखा? तो क्या वो बेंगल रामा होते, प्रेम बिहारी नारायण राय साहब थे, या गौर रमनोजा थे, या नंदलाल बोस थे? वीडियो पोस्ट के डिस्कस करते हैं पूरे इसके बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आंसर ऑफ कोर्स इसका बी है, प्रेम बिहारी नारायण राय साहब। तो इस तरीके से दिस कॉल्ड द कैलीग्राफी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जापानीज टेक्निक है, मतलब ओरिजिन इसका जापानीज है। कुछ गलत हो तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इन्होंने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने हाथ से लिखा था, देख रहे हैं यहाँ पर, और इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था, और राइटिंग देख सकते हैं कितना सुंदर लिखा हुआ। और इसके अलावा बाकी 3 पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो यहाँ पे राम मनोहर हो, नंदलाल बोस हो, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फर्दर ब्यूटीफाई करने में हेल्प किया था। तो याद रखिएगा ओरिजिनली जो हैंड रिटन वो प्रेम बिहारी नारायण राय जी ने लिखा, और यहाँ राम मनोहर जी ने, नंदलाल बोस जी ने, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब एक बार दिया गया उसके बाद ब्यूटीफाई करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाउ मेनी सेशंस वर कंडक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस था। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग और मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स हुई वहां पे। तो यही पूछ रहे हैं कितने सेशंस ऐसे रखे गए थे? क्या सेशन के अंदर हमारी कंप्लीट हो गया था 12, 11 या 13 सेशंस? वीडियो पोस्ट के काफी बेसिक्स ऑफ फैकल्टी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पॉज कर दीजिए वीडियो को, चलिए डिस्कस करें यहाँ पे। तो 11 सेशंस यहाँ पे कंडक्ट किए गए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, लक्ष्मीकांत से सोर्स हम लिया है। तो पहला सेशन था 9/23/1946 स्टार्ट हुआ, और आपको पता है 26 नवंबर 1949 जो डेट है, दिस इज जो टेबल में भी की गई है, वी अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। 11 सेशन में यह चीज कंप्लीट हो गई, और 24 जनवरी 1950 की याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन पर करे थे, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 11 सेशन में कंप्लीट हुआ था, ये याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन कहता है which of the following amendment is called as the mini constitution? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो हम अमेंडमेंट वाला चर्चा करेंगे को बिल्कुल सील से रहेंगे इस अमेंडमेंट के बारे में, और क्या क्या चेंजेस किए गए थे इसके रिलेटेड। फिलहाल ये बताइए किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, 84th और 7th? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर वापिस डिस्कस करें। चलिए इसका बैकग्राउंड डिस्कस करें। देखिए आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था देवर कितने आर्टिकल थे? देवर 395 आर्टिकल्स, और कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर 22 पार्ट है, राइट। ये तो इनिशियल स्टेज पे था, लेकिन धीरे धीरे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायनेमिक होना चाहिए। सोसाइटी में जैसे जैसे चेंज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी चेंजेस वैसे वैसे होते रहने चाहिए। इसी वजह से हमने काफी सारी अमेंडमेंट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये जो शेड्यूल थे, ये शेड्यूल 8 से बढ़कर 12 हो गए, और हमारे आर्टिकल थे ये 395 इंक्रीज हो 448 हो गए। शेड्यूल हमारे 8 से बढ़कर 12 हो गए, और पास हमारे 22 से बढ़कर 25 हो गए। तो जैसे जैसे हमने इनके अंदर अमेंडमेंट कितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे मोर डायनेमिक बनाया, मोर सुटेबल टू द प्रेजेंट सोसाइटी बनाया, उसके अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद काफी सारे आर्टिकल जुड़ते गए। काफी सारी अमेंडमेंट्स हमने करी, 7th अमेंडमेंट करी, 42nd अमेंडमेंट करी, 44th अमेंडमेंट करी, 73rd, 74th, 97th, ये सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहां पर बात करते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस की हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 42nd अमेंडमेंट के ऊपर अलग से पढ़ेंगे, ज्यादा के बारे में डिस्कस नहीं करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई केशवानंद भारती केस के बारे में तो पूछा गया, केशवानंद भारती केस किस चीज से रिलेट करता है? क्या इसमें ये चीज बताई गई है कि पार्लियामेंट नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल सिनेरियोस? तो सब सिनेरियोस में परमिशन दे दी इस पर्टिकुलर केस ने। हो सकता है पार्लियामेंट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर रेफरेंडम, ये हो सकता है, या फिर नॉट द अबव। वीडियो को पॉज करिए, इसके बारे में सोचिए, आंसर हो सकता है, फिर हम डिस्कस करें।
तो यहाँ पे केशवानंद भारती इसके अंदर बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये रूलिंग करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। देखिए आर्टिकल 360 है क्या, ये अमेंडमेंट पावर प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट को पावर मिल गई कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके, मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली, इस पर्टिकुलर केस के अंदर बताया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका एक। केशवानंद भारती केस को आगे भी डिस्कस करें क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करें। हाउएवर अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर केस है काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट फीचर है? क्या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट हो सकता है? इट हैज अ यूनिटरी सिस्टम विद फेडरल बायस, क्या यूनिटरी सिस्टम है जिसमें हमारा बायस है, मतलब इंक्लिनेशन जो फेडरल सिस्टम की तरफ हो सकता है? इट हैज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है उसका नेचर कैसा है, फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। वीडियो पोस्ट की सोचिए इस आंसर के बारे में फिर डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपके पास आंसर होगा इसका। तो पहली स्टेटमेंट को देखें, दैट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तो लेंथीएस्ट और रिटन है, दोनों ही सही है क्योंकि आपको पता हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सारे सोर्सेज से लेके बनाया और इसके अंदर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी देखिए, वेरियस कास्ट के लिए चीजें बनाई गई हैं, वेरियस रिलीजन के लिए, वेरियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, मेजॉरिटी के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया, तो ये इसको लेंथीएस्ट बना देता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड को देखते हैं, इट हैज द इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंडिपेंडेंट आपको पता है क्यों है, क्योंकि जज को है एक सिक्योर टेन्योर दिया गया है और वहां पर जो पॉलिटिशियंस है उनका कंट्रोल काफी कम है इनके ऊपर, ये तो बड़ी चीज होगी। इंटीग्रेट इसलिए कि सबसे पहले लोअर कोर्ट होती हैं, फिर आप हायर कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये है एक इंटीग्रेट स्ट्रक्चर है, राइट। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की, इट है यूनिटरी सिस्टम विद फेडरल बायस। रादर ये सिस्टम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका में फॉलो होता है कि वहां पे फेडरल बायस है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर इट्स अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, मतलब जो हमारा इंक्लिनेशन है वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज्यादा है। यहां पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following statement or statements is or are correct about integrated and independent judiciary? ये हमने पीछे डिस्कस किया, आई होप आप इसका आंसर कर पाए। पहली स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉ। जहां हम इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं वहां पर एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो होता है पूरे पूरे लॉज चाहे सेंटर के अंदर हो स्टेट के अंदर उसको एनफोर्स कर देना हो सकता है। दिस सिस्टम इज डिसिमिलर टू अमेरिकन सिस्टम, ये अमेरिकन सिस्टम से अलग सिस्टम हो सकता है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सीआई दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। वीडियो को पॉज करिए, आपको बता क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है वन ऑफ फीचर के बारे में हमारी इन कॉन्स्टिट्यूशन का है। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली स्टेप कहती है कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो कि एनफोर्स करता है लॉ को। देखिए ये सिस्टम जो है अमेरिकन सिस्टम से अलग है, यहाँ पे मल्टीपल कोर्ट्स हैं और मल्टीपल कोर्ट्स अपनी अपनी जगह पर लॉ को एनफोर्स करती है, बट यहाँ पर सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट यूज करा जाता है अपने उसको एनफोर्स कराने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट जाती है। सेकंड, द सिस्टम इज सिमिलर, मैंने बताया कि अमेरिकन सिस्टम से अलग है हमारा सिस्टम, तो सेकंड भी हमारी करेक्ट जाती है स्टेटमेंट। और हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इसी उसका पूरा पूरा खर्चा जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। मैं आपको बताया था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है ताकि वो बायस ना हो अपनी जजमेंट के अंदर, और साथ में ही फिक्स सर्विस कंडीशन दी जाती है, राइट। ये सारी फैसिलिटी जो है वो जाती है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर करेक्ट पेयर्स कंसर्निंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वो वेरियस सोर्सेज लिया गया, मेजर पॉइंट इसका कहां से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। इसके अलावा यूके, यूएस, आयरिश, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफी सारी चीजें ली है, इन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफी सारी चीजें बोरो करी है। तो यहां आपको वही मैच करें। अगर बात करी जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के लिए कह रहे हैं स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ने जियो 1935 लिया, हो सकता है फंडामेंटल राइट्स हम यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए और डीपीएस जो है वो ने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में कि सोर्सेस क्या होते हैं, करेक्ट है कि नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए आई होप आपके पास आंसर होगा इसका। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया, ये आंसर हमारा करेक्ट है। और यूएस के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, ये भी ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की जो बात आती है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यूके से नहीं लिया। तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, थर्ड हमारा मैच नहीं करा है, आंसर हो जाएगा बी। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम पूरा ये तफसील से पढ़ेंगे कहां से किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज ली गई है। फिलहाल मैं आपको 2 ऑप्शन इसके बनाए थे, 6 चीजों के बारे में तो आपको पता चली गई, यूके से क्या लिया, यूएस से क्या लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आज के, So, who was the chief draftsman of the constitution? Chief draftsman कौन कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या वो एस एन मुखर्जी थे, सर वेनिगल, नरसिंह राव थे, मिस्टर बी अम्बेडकर थे, या फिर लीला मोहन सिंह रॉय थे? चलिए तो ड्राफ्टमैन के बारे में पढ़ते हैं। Who was the chief draftsman? तो आंसर हमारा ए सुरेंद्रनाथ मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमैन थे, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे। हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में इलेक्शन ऑफ 7 हम कर रहे हैं। लक्ष्मण की जो बुक है उसको पूरा कवर करिए, 1 बाय 1 ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरेशन इज और आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे पहले फीचर पूछा है, फिर क्या पूछा, फेडरेशन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फेडरेशन का मतलब होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स में बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पे फेडरेशन के फीचर पूछेगा, क्या
कॉन्ग्रीगेशन पावर एक फेडरेशन का फीचर होता है, हो सकता है। क्या सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन का फीचर होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, हो सकता है। अबाउट इंडिपेंडेंस जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या फेडरेशन का फीचर है और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है या नहीं। वीडियो पॉज करिए, सोचिए के बारे में फेडरेशन क्या होता है, उसके क्या फीचर हो सकते हैं और क्या वो फीचर्स हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं या नहीं। वीडियो पॉज करिए। चलिए, तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक आपका सेंटर होता है, फिर वेरियस स्टेट्स होते हैं, राइट। तो जहां पे वेरियस स्टेट को एक तरीके से इंडिपेंडेंस दी जाती है, ऐसे नहीं सेंटर का पूरा का पूरा कंट्रोल है उनके, स्टेट्स अपने आप सांस नहीं ले पाए, ऐसा नहीं। जहां पे स्टेट्स की अपनी एंटिटी है, सेंटर की अपनी एंटिटी है और दोनों पैरेलल काम करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो वो एक सिचुएशन को फेडरेशन कहते हैं। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ऑफ पावर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो डिवीजन ऑफ पावर होगा सेंटर और स्टेट बीच में। तो पहले स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है अगर आप फेडरेशन का मतलब पता है तो। सेकंड, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सेंटर को सुप्रीम नहीं माना जाता है और किसी भी इसको सुप्रीम नहीं माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन डॉक्यूमेंट उसको सुप्रीम माना जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट सुप्रीम होगा तो बायसनेस के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है, रिटर्न है कि ये चीज सेंटर की है, ये चीज स्टेट की है और जो रिमेनिंग चीजें हैं वो सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे बायस के चांस कम हो जाते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है फेडरेशन के अंदर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा जहां सेंटर और स्टेट की बात करते हैं, स्टेट के पास अपनी हाई कोर्ट्स होती है, राइट। सेंटर के पास सेंटर लेवल पे एक सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट के पास हाई कोर्ट है और इसी तरीके से सेंटर के पास सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट मेंटेन कर पा रही है यहाँ पर। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा डी। अगर अभी पूछा जाए कि इसके अलावा और क्या फीचर्स हो सकते हैं, देखिए डिवीजन ऑफ पावर ने कर दिया और साथ में हमने सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, फिर हमने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी जरूरी है क्योंकि फेडरेशन तो वही होता है। इसके अलावा एक चीज कही जाती है दैट इज रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर रिजिडिटी नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर अपने हिसाब से अमेंड कर सकता है और स्टेट की पावर को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ही रिजिड है अपने आप में और वहां हो सकता है रिजिडिटी के अंदर आप स्टेट्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, तो उस केस के अंदर फेडरेशन स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता है। तो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी एसेंशियल फॉर फेडरेशन ताकि स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर पाए। चलते हैं इस क्वेश्चन पर जो कि मिलता जुलता है। Which of the following is a unitary feature of Indian Constitution? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से ऐसी यूनिटरी फीचर है? ऑफ कोर्स यूनिटरी मतलब आप पता चल गया होगा विथ जस्ट अपोजिट टू फेडरेशन। तो क्या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हो सकता है। व्हाट अबाउट सिंगल सिटीजनशिप एंड एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी? सोच इसके बारे में, टाइम लीजिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। यूनिटी फीचर्स होंगे जो कहीं ना सेंटर को सपोर्ट करते हुए ऐसे फीचर्स, राइट। दो फीचर्स सेंटर को सपोर्ट करते हैं। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यस हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है हर स्टेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के तो ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती है, तो प्लीज स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो। सिंगल सिटीजनशिप, देखिए बहुत सारी कंट्री में ऐसा हो जो कि ट्रूली फेडरेशन कंट्रीज हो, जो ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, वहां पर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप रहती है। तो कंट्री की सिटीजनशिप, स्टेट की सिटीजनशिप। लेकिन हमारी कंट्री का क्या आपने ना कि आई एम फ्रॉम लाइक आई हैव सिटीजनशिप ऑफ हरियाणा, आई हैव द सिटीजनशिप ऑफ तमिलनाडु, आई हैव द सिटीजनशिप ऑफ महाराष्ट्र, ऐसी बातें नहीं करी जाती। सिटीजनशिप हमारे यहाँ सिर्फ इंडिया की दी जाती है, दैट इज कंट्री की दी जाती है। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है हमारे पास लोअर कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट्स होती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट होती है और तीनों आपस में लिंक है। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है और ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है, विच इज अ यूनिटरी फीचर, क्योंकि ये कोर्ट्स आपस में इंडिपेंडेंट इन द सेंस एक हाई कोर्ट का हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई अपील का चांस ही नहीं यहाँ पे, या फिर लोअर कोर्ट के सिर्फ लोअर कोर्ट में कम हो जाएगा। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर जिस बनाया गया जिसके पास केसेस आते हैं जो कि नीचे के कोर्ट के अंदर सो नहीं होते। तो ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ही खाता है यूनिटरी फीचर को। हमारे यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाता है ए। इसके अलावा पूछा जाए जैसे हमने वहां रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, वो एक यूनिटरी फीचर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किसी जगह पे इवन आप सिंपल मेजोरिटी को भी यूज करते हैं चेंज लाने के, राइट। तो कुछ ऐसे प्रोविजन भी है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन ऑल इंडिया सर्विस जो है ये भी यूनिटरी फीचर है, बिकॉज आपको पता है ऑल इंडिया सर्विस के अंदर जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं या फॉरेस्ट सर्विस के जो लोग होते हैं उनको कहां जाकर बिठा जाता है, स्टेट्स में जाकर बिठाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर बिठाया जाता है। तो दैट इज आल्सो यूनिटरी फीचर जो कि काफी सारे स्टेट्स में मना करें अपनी तरफ से, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है अपनी स्टेट सर्विसेज से लोगों को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया सर्विस के लोग जो होते हैं वो भी जाकर एडमिनिस्ट्रेशन करें जो यूजुअली स्टेट्स को पसंद नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। Which of the following statement or statements is or are correct about nature of Indian Constitution? यहाँ पे दो स्टेटमेंट है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहली सिम क्या कहते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हो सकता है आर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड वन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। के दोनों स्टेटमेंट में दो फैक्ट्स हैं, फ्लेक्सिबल क्या फ्लेक्सिबल, और अगर है तो क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। तो सोचिए इस बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नेचर कैसा है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुना उसकी एक्सप्लेनेशन को, आपको कुछ हद तक तो इसके आंसर के बारे में पता चल गया होगा। सोचिए डिस्कस करें, चलिए डिस्कस करें। यहाँ पर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचर बात करें, पहली स्टेटमेंट कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मिक्स एंड मैच बहुत करता है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज रिजिड। तो ये दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। ऐसे देखिए कुछ ऐसे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको इजीली अमेंड किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, राइट, करी जाती है। कुछ ऐसे प्रोविजन जिसकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और साथ में
50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी ये होता है। तो वेरियस प्रोविजन है, कुछ चीजों को, कुछ ऐसे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना आसान है, वहां सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पर हमें स्टेट से रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड हो जाता है। तो यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि फ्लेक्सिबल क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है उसको चेंज करने के लिए जस्ट आप एक लॉ चेंज करना आसानी से चेंज कर ले, वैसे ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर चेंजेस आने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए आपको स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करना होता है ना, उतनी ही आसानी से चेंज हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ चीजों को जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आसानी से चेंज किया जाता है, कुछ चीजों की सैक्रोसैंक्ट नेचर उनको चेंज करने के लिए हमें प्रोसीजर को डिफिकल्ट बनाया। तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें करके जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अच्छी चीज मिली वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए, ध्यान से पढ़ेगा वन बाय वन। पहला, फेडरेशन इज ग्रुप ऑफ स्टेट्स विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स। फेडरेशन क्या है, फेडरेशन में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं स्टेट्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं होती है। सेकंड, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 क्या कहते हैं इंडिया को, कि इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। थर्ड, द टर्म फेडरेशन हैज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म फेडरेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की हुई है। पोस्ट के वीडियो को सोच इसके बारे में, पहले चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आंसर आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फेडरेशन का मतलब आपको पहले बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वेरियस स्टेट्स होते हैं, लेकिन स्टेट को इंडिपेंडेंस जाती है, इंटरनल अफेयर के अंदर कोई अननेसेसरी इंटरफेरेंस इंटरवेंशन नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट छोड़ के थर्ड पे आइए, द टर्म फेडरेशन हैज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू श्योर कि फेडरेशन की टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई, जो एक राइट स्टेटमेंट, इसको यही मार्क कर दीजिए कि ये गलत हो गया। द टर्म फेडरेशन इज नो वे मेंशन, तो मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म यूज नहीं करी है। और अगर आप ये चीज पता है कि फेडरेशन नाम की कोई यूज नहीं करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए, तो अपने आप गलत हो जाएगी। आर्टिकल डिस्क्राइब्स इंडिया एज फेडरेशन स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 कैसे डिस्क्राइब कर सकता है इंडिया को फेडरेशन स्टेट के, फेडरेशन हम तो यूज नहीं करिए, तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है, बिकॉज आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट, हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। अब मैं बात करूं यूनियन ऑफ स्टेट्स, इससे क्या समझते हैं। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है, यहाँ पे दो चीजें समझ आती हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स से। पहली है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश का एग्रीमेंट हुआ हो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और तमिलनाडु का, हरियाणा का, यूपी का, तो ऐसा कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। पहली चीज हो गई। सेकंड, स्टेट को यहाँ पे सेशन राइट नहीं, मतलब स्टेट जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं हमें इंडिया से अलग होना है। देखिए, ये जो सिस्टम है ना यूएस के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर इट यूनिटी सिस्टम, और आर्टिकल 1 ही कहता है इंडिया से यूनियन स्टेट्स, तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट का जिक्र नहीं होता है। सेकंड, सेसेशन के राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे सीट नहीं हो सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर बी है। कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए, वेरियस जो स्कॉलर्स हुए ना उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया था कि ना किसी टर्मिनोलॉजी से। स्टेट के एग्जाम्स में यूजुअली ये चीजें पूछ ली जाती हैं, हो सकता है कभी यूपीएससी में पूछ ली, तो आपको एक तरीके से नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। So, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारा जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है फॉर्म के अंदर, लेकिन स्पिरिट के अंदर वो यूनिटी है। तो इसी वजह से केसी ने उन्होंने इसे क्वाजी फेडरल कहा है, किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा है। मॉरिस जोन्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार्गेनिंग फेडरलिज्म का। थर्ड, डैनवेल ऑस्टिन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये किसने कहा, आयो जेम्स ने कहा। मैं को फिर बताऊं, फैक्चुअल चीजें हैं ये इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर सारी, तो याद रखना चाहें स्टेट के एग्जाम के लिए तैयारी करें तो जरूर रखिए इसको। हाउ यूपीएससी कभी बिकॉज इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो उसे भी पूछा जा सकता है, तो इस टर्मिनोलॉजी कैसे याद लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के दो स्टेट यहाँ पे दी। पहली स्टेट क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। पार्लियामेंट का जो सिस्टम होता है उसके जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उनके बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रहता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जो यूएस के फॉलो किया जाता है, वहां पर वो सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो कोऑपरेशन की बात की जा रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को पोस्ट करिए, आंसर के बारे में सोचिए, फिर बात आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, जो हमने किससे लिया, यूके से है, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, आप पता है 3 ऑर्गन्स होते हैं, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशरी होती है। तो इस सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में। आप लोग पार्लियामेंट में भी देखा होगा, दोनों बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है, हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशंस होती है और डिसीजन लिए जाते हैं। तो पहली स्टेट में हमारी करेक्ट हो जाती है पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में। सेकंड, देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ड होता है कि वहां पर लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी तीनों ही बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है उसके अंदर। लेकिन हम इंडियन सिस्टम की बात करें, आपको पता होगा कि हमारा सिस्टम है वहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इवन सेपरेशन ऑफ पावर हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो वाटर टाइट नहीं है, क्योंकि जो भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ ना कुछ चीज करता रहता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव की इंटरवेंशन रहती है,
लेजिस्लेचर जुडिशियल ऑर्गन में, जुडिशरी तो आपको पता ही है, जो जुडिशियल एक्टिव होता है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वाटर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, लेकिन अगर हमारे सिस्टम की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इवन दो अलग है, लेकिन फिर भी ये तीन ऑर्गन एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से बात करते रहते हैं और यहाँ पे वाटर टाइप सेपरेशन नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम दिए हैं, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, हो सकता है व्हाट रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कहा जाता है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कहा जाता है? कुछ भी हो सकता है, सोचिएगा इसके बारे में। कैबिनेट गवर्नमेंट को कहते हैं, ये भी सोचिएगा। वीडियो को पॉज करिए और फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट नाम है। पहला नाम वेस्टमिंस्टर मॉडल, तो ब्रिटिश जब अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए तो वहां वेस्टमिंस्टर नाम दिया गया उसको और उसी मॉडल को हम फॉलो करते हैं, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल फर्स्ट जो इसका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, इसको रिस्पांसिबल गवर्नमेंट कहने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। वहां पे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चनिंग की जाती है, लेजिस्लेचर्स होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं एग्जीक्यूटिव को कि आपको ये चीज करनी थी कि आपने वो चीज करी, आप इतना फंड दिया गया, कितना उसके अंदर आपने डेटा में प्रोवाइड करिए। जो क्वेश्चन आंसर आपको स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीजें एग्जीक्यूटिव से पूछ जाती है जो गवर्नमेंट रन कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या ये हमें बताइए। पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर, पूरी पार्लियामेंट के अंदर कैमरा के साथ में बताइए ताकि लोग जान पाए कि आप गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। आपने देखा भी होगा वेरियस पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के अंदर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आंसर करे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि अगर एक्स चीज हुई तो हुई, वाई चीज हुई तो क्यों। तो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज़ आपको पता है कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके नीचे उनकी कैबिनेट होती है, इसमें बहुत इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और वो पूरी कंट्री को रन करते हैं, तो इसे कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नो हमारा करेक्ट है, आंसर जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The following statement of statements is or are correct features of parliamentary government of India। तो parliamentary government of India के इसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं ध्यान रखिएगा। आपसे करेक्ट चीज पूछी गई यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट कहती है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया जो फॉलो करे तो उसके अंदर एक नॉमिनल हेड और रियल एग्जीक्यूटिव हो सकता है। मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, बिल्कुल हो सकता है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे फीचर्स की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, तो किसी और पार्लियामेंट्री सेट की बात नहीं कर रहे, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करते हैं ना उस सेट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट कहती है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। आप पता होगा यहाँ पे हमारे पास एक नॉमिनल हेड होते हैं, एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। कौन है वो? देखिए नॉमिनल हेड जहां बात होती है वहां हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, राइट। इसी तरीके से रियल हेड जब हम बात करते हैं कौन का, वो आपको होंगे प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो हमारे पास एक नॉमिनल होते हैं, एक रियल होते हैं जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्टिवली। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है। अगर आप इलेक्शंस को फॉलो करते हैं आपको पता है मेजोरिटी पार्टी यूजुअली इसमें पावर में आती है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट जाती है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। अगर आपने क्वेश्चन 6 का आंसर सुना है तो आपको पता होगा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव की होती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एग्जीक्यूटिव से किए जाते हैं, वही गवर्नमेंट को रन करें। तो पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो लोग बनाने वाले लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव से पूछते हैं कि आप क्या किया, आपकी परफॉर्मेंस क्या बताइए हमें लोगों के सामने। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग जो है वो एग्जीक्यूटिव से करी जाती है और तक कौन लेजिस्लेचर। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर यूपीएससी इस तरीके फ्लिप कर देता है कई टर्म्स को आप कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, एक लाइन क्वेश्चन का ध्यान पड़िएगा। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ओनली 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल टर्म देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालना है। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल कह रहा है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को प्रोवाइड करता है, हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है, हो सकता है। इन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोर देन दैट ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन यूएस। तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर इंडिया के अंदर है वो अगर यूएस में कंपेयर किया जाए तो उसकी कोर्ट की पावर से कम है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, लंबी क्वेश्चन है, इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए। ये क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के लिए, ठीक है। तो पहली और दूसरी स्टेट तो यही गलत होगी क्योंकि वहां टर्मिनोलॉजी को फिट करके रखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट बात करें तो यस, जहां पे जुडिशियल रिव्यू की बात आती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो यूएस की है उसके पास काफी ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो तीसरी स्टेटमेंट ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं कि है क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला से सिखाता हूं फिर इस पे डिस्कस करेंगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नथिंग बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस एक एक्स्ट्रा चीज है इसके अंदर दैट्स फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर, राइट। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्लस फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या फॉलो करते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमने कहा कि अगर कोई एक्स क्राइम कमिट करता है तो हम उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां पर
डेथ पेनल्टी दे, राइट। सो दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश तो कभी कोई एक्स वायलेट करेगा, एक्स टाइप का क्राइम करेगा तो उसको डेथ पेनल्टी देंगे और उसके अंदर देंगे कि पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया या नहीं। लेकिन ये तो हुआ इंडिया की प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ में ऐसा होता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या करेंगे, ड्यू प्रोसेस लॉ में हम ये तो देखेंगे कि प्रोसीजर को फॉलो किया जाए या नहीं किया जा रहा, साथ में ये देखेंगे कि उस चीज के लिए जो हमने पेनल्टी दी है एक्स क्राइम के लिए पेनल्टी डेथ जैसे पेनल्टी देना बता भी है नहीं, तो फेयर भी इसका देखी जाती है। जहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉ की बात करें तो हम कहते हैं कि आपने एक्स क्राइम किया तो आपको वाई सजा मिलेगी, लेकिन ड्यू प्रोसेस लॉ में हम कहते हैं कि आपने एक्स क्राइम किया आपको वाई सजा मिलेगी, बट क्या वाई सजा देना अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग प्रोसीजर फेयर है या नहीं है। तो जब फेयरनेस बात आती है वहां हम डीपीएल बात करते हैं, इट इज ड्यू प्रोसेस लॉ, राइट। आगे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आपको आगे आने वाला